नमस्कार। डीडी झारखंड की जनादेश 2024 की खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम दिन भर चर्चा करेंगे और हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से झारखंड और देश का ये लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा है। तो सबसे पहले जनादेश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो खास मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में। और साथ ही साथ हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन है और ये प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ है। इन दोनों से हम समझेंगे और साथ ही साथ जो 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर ये आज काउंटिंग हो रही है, वहां पर हमारे फील्ड रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और वहां क्या कुछ ताजा अपडेट है और किस तरीके से काउंटिंग को लेकर तैयारियां की गई है, एक के बाद हम उनसे भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको अब वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास किया था उसका किस तरीके से इंपैक्ट हुआ है और मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है और किस तरीके से झारखंड में जो कहा जाता है कि झारखंड की महिलाएं काफी सजग और एक्टिव है, तो उसमें जो देखने को मिला है कि 14 में से 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने आगे बढ़कर वोट किया, मतलब कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड की महिलाओं ने इस बार के जनादेश में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम के पास। मैम, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां इस बार की थी और ये जो लंबा लोकतंत्र का महापर्व चला उसमें लोगों के बीच बॉन्डिंग भी रही और आप एक सफल चुनाव कराने में सफल रहे? जी बिल्कुल, इलेक्शन की तैयारी इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। इलेक्टोरल रोल एक बहुत अहम कंपोनेंट है, तो इलेक्टोरल रोल का अपडेशन जो समरी रिवीजन होता है उसमें, और उसके बाद कंटिन्यूअस अपडेशन में निरंतर जारी रहता है, क्योंकि एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं वोटिंग के लिए। तो इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा एक मास लेवल पे लोगों को जोड़ा गया है। तो इस बार बहुत ज़्यादा यंग वोटर्स भी जुड़े हैं यहाँ, और बहुत मिस्ड आउट वोटर्स भी जो पहले रह चुके थे उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा गया है। तो इस फाउंडेशन के साथ इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद बाकी सब एक्टिविटीज़, जिसमें स्वीप एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है, जिससे मतदाताओं को कैसे हम लोग अधिक से अधिक संख्या में इलेक्शन के साथ जोड़ें। तो इस तैयारी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम किया गया है। जैसे अर्बन एरियाज़ में देखा जाता था कि कम पार्टिसिपेशन होता था वोटर्स का, तो अर्बन एपैथी को किस तरह से दूर किया जाए, कैसे अर्बन वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। इसके साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, अदर म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ सभी वोटर्स के साथ संपर्क स्थापित किया गया। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि स्वीप कार्यक्रम इस बार जो चलाया गया है वो एक जनरलाइज्ड मैसेज तो सबको दिया ही गया है, इसके साथ साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वोटर्स के साथ इस्टेब्लिश किया जाए। तो अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल बॉडीज़ की मदद से सब वोटर्स तक पहुँचा गया है, और रूरल एरियाज़ में बैग गठित किया गया है। बैग है बूथ अवेयरनेस ग्रुप, जिसमें वहाँ के जितने प्रमुख कर्मी हैं बूथ लेवल के अराउंड, उन्हें जोड़ा गया है। तो वो बैग के सदस्य हैं, उन्हें भी दायित्व दिया गया है कि सभी वोटर्स तक वो लोग पहुँचे। इसके अलावा वोटर अवेयरनेस फोरम है जो सब इंस्टीट्यूट्स में गठित किया गया है। तो वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से भी जो एम्प्लॉयर है वो सभी एम्प्लॉयज़ से मतदाता दिवस जो इलेक्शन डे है उस दिन वो लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, इंश्योर किया गया है। और उससे पहले डिफरेंट कैंपेन्स चले थे, आई एम अ वेरीफाइड वोटर, कि सब लोग अपना नाम एक बार ज़रूर मतदाता सूची में चेक करें। तो डिफरेंट कैंपेन्स में सभी ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट रहा है, और हमें लगता है कि कमीशन के साथ साथ, क्योंकि तंत्र हमारा अल्टीमेटली डिलीवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बूथ लेवल है, तो वहाँ तक इस बार व्यापक मैसेजेस का प्रचार प्रसार हुआ है। सफल रही हैं मैम, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। आनंद जी, किस तरीके से लगभग झारखंड के जो 14 कंस्टिट्यूएंसी है इसमें करीब 244 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती हम कहें कि ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है सब जगहों पर। उसके बाद 8:30 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आप लगातार चूंकि फील्ड में घूमे भी हैं और लगातार आपके पास पॉलिटिकल अनुभव भी बहुत ज्यादा है, किस तरीके से इस बार झारखंड में जिस तरह से आप अभी तक जो आया है, जो हम कहते हैं पोल ऑफ पोल्स या जो दूसरे एजेंसियों ने किया था, आपकी नजर में अगर हम कहें तो, क्योंकि रुझान शाम तक आएगा तो अब हम लोग उस डिबेट पे भी चलेंगे कि क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, तो आपकी नजर में झारखंड में आप कितना सीट एनडीए को और कितना इंडी गठबंधन को दे रहे हैं?
दिवाकर जी, ये जो सवाल है आपका, अब तो हम लोग उस मुकाम पर पहुंच ही गए हैं। पिछले एक महीने की पूरे जद्दोजहद, ये सियासी रोमांच और जिसको कहिए कि एक लड़ाई पॉलिटिकल जो चल रही थी, उन सारी चीज़ों पर तो एग्जैक्टली अभी उस जगह पर कोई बहुत प्रिडिक्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है। वो आपका एग्जिट पोल भी आ गया है, सारी चीज़ें हैं, कहीं 8 से 10, हाँ ये एवरेज है एनडीए को, यहाँ पर 4 से 6 का ऑन एवरेज यूपीए को है। तो एग्जैक्टली जो हम लोग भी देख रहे हैं तो उसके करीब चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि ईवीएम को बोलना है आज जैसा मैम ने इतना चुनाव आयोग ने तैयारी की, तो आज हमको लगता है कि पहले ईवीएम को बोलने नहीं दिया जाए। अब समय उनके बोलने का आ गया। अब हम लोग को लगता है कि प्रेडिक्शन से अलग चलना चाहिए। और दूसरी एक बात है जो आपने कही कि चुनाव को कवर करते हुए देखा हम लोगों ने कि एक उत्साह जो है, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों का, और एक जो विश्वास है, जो उनका एक अधिकार है, उसके प्रति बड़ी सजगता दिखी। कस्बाई इलाकों में, शहरों में थोड़ी कम दिखी, लेकिन ग्रामीण इलाकों का में जो एक लोकतंत्र के प्रति जो एक आस्था, जो मजबूती बन रही है ना, ये वाकई में देश को मजबूत करने वाली चीजें हैं, जो देश को मजबूत करेंगी, लोकतंत्र के हिसाब करेंगे। ठीक है आनंद जी, आपके पास हम आएंगे और राजनीतिक समीकरण भी समझेंगे कि आखिर किन सीटों पर क्या कुछ मुद्दे रहे और किस वजह से ये जो चुनाव है उसका जनादेश आज आएगा। मैम, एक चीज, लगातार इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास किया, चाहे वो स्वीप के जरिए आप लोगों ने कैंपेन चलाया कि कैसे हम मतदाताओं को वोटों तक लेकर आए, फिर जो बुजुर्ग मतदाता थे, यूथ मतदाताओं के लिए लगातार जो है वो चला, फैमिली वोटिंग का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेकर आप लोग आए। तो किस तरीके से इसका एक आपको लगता है कि सोशल इंपैक्ट भी पड़ा? नहीं, बिल्कुल। फैमिली वोटिंग इस बार का एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूरी फैमिली एक साथ आके मतदान करे और अपना सेल्फी पोस्ट करे। इस चीज़ को प्रमोट किया गया है। तो बिल्कुल ये एक सोशल अगर प्लेटफॉर्म पे देखें तो पूरा परिवार एक साथ आए, तो इस तरह का जो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ना, तो ये एक सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा फिनोमिनन है। नहीं तो होता था कि सब लोग अलग अलग पार्ट्स में आ रहे हैं, उसमें महिलाएं घर के कामों में ही अधिकांश लग जाती थी, पर पूरी फैमिली एक साथ आई है और इससे हमारे फीमेल वोटर टर्नआउट में भी इस बार बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। तो हमें लगता है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन फैमिली वोटिंग का भी है। तो फैमिली वोटिंग और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास किए थे उसका निश्चित तौर पर डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम भी मानती है कि एक इम्पैक्ट रहा है और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों तक पहुंचे थे। आपको हम वो भी तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर मतदान केंद्रों पर जो लंबी लंबी कतार लगी थी उसकी झलक भी देखनी जरूरी है आज, क्योंकि वो एक उत्साह बना रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं सिवुम का जो रण क्षेत्र है उसमें कुछ किस तरीके का एक आंकड़ा आता है और अब तक किस तरीके का वहां पर रुझान रहा है और इस बार मतदाताओं ने जो बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया है और क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहते। तो सबसे पहले हम आपको नजर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए सिवुम का वो प्रोफाइल कि आखिर इस बार वहां पर किसकी किस्मत तय होने वाली है और क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहे। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का गठन 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर हुआ है, जो सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में फैला है। इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और झामुमो का प्रभाव रहा है। वैसे शुरुआती 4 लोकसभा चुनावों में यहां से झारखंड पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। यहां इस बार के लोकसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा को भाजपा ने अपने पाले मिलाकर बड़ा दांव खेला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस संसदीय क्षेत्र से पूर्व मंत्री जोबा मांझी को उनके सामने चुनावी रण क्षेत्र में उतारा है। आनंद जी, अभी हम सिवुम का प्रोफाइल आपको दिखा रहे थे। सिवुम चूंकि आप गए भी हैं और मैं भी गया था, प्रधानमंत्री की भी रैली हुई, हैवी वेट्स जितने थे, एक तरीके से राहुल गांधी भी पहुंचे थे, 3 कंस्टिट्यूएंसी को उन्होंने कैटर किया था बसिया में पहुंचकर। तो किस तरीके का आखिर सिवुम सीट को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं आप? झारखंड की ये जो सीट है कि प्रधानमंत्री को भी उस क्षेत्र में आकर रैली करनी पड़ती है, इंडी गठबंधन के राहुल गांधी को भी आकर रैली करनी पड़ती है, क्या कुछ वजह? देखिए, जब जो पूरा एक कहें कि जो मोदी एरा था 2014-2019 और ये, तो 2019 का चुनाव कांग्रेस ने गीता कोड़ा के सहारे वो सीट जीत ली थी। तो मुझे लगता है कि जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी पूरे देश में 200 के करीब सीटों में, उसमें 19 या मतलब 17-18 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, जहां एकदम सीधा फाइट था। सिवुम एक ऐसा हाई प्रोफाइल सीट हो गया जब गीता कोड़ा भाजपा में चली आई कांग्रेस छोड़कर के, तो एक स्टेक था वहां बीजेपी का, जिसको कहें कि क्योंकि वो स्टेक वाली सीट हो गई। और इधर
जो इंडिया गठबंधन है उसने जोबा मांझी को दिया, एक मंत्री को दिया, जो हम लोग भी चर्चा करते थे इस बात पर कि जोबा मांझी ड्रॉप हुई मंत्रिमंडल से, जब ये अटकलें पहले से चल रही थी कि वो आएंगी, तो एक बहुत ही साख वाली सीट हो गई, बहुत प्रतिष्ठा वाली सीट हो गई, और एक मैसेजिंग सीट हो गई पूरे कुल्हान के इलाके के लिए कि वहां जो फतह करेगा, वहां जो जीतेगा, जो वो परंपरागत रूप से चैलेंज करेगा इंडिया गठबंधन को। इसलिए देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इधर लगातार कल्पना सोरेन का जाना, जो इंडिया गठबंधन, उन्होंने कमान संभाली, जेल जाने के बाद कमान संभाली, तो ये सारे मुद्दे थे। और जो एक नैरेटिव्स वहां पर जो सेट करने का प्रयास एनडीए ने किया, वो ये था कि भाई हम जो है एक आदिवासी जिसूस को लेकर के, जो देश भर के अंदर जो प्रधानमंत्री लगातार आकर के वहां एड्रेस कर रहे थे कि देश को जो गौरव दिवस हो, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर, ये सारी जो चीजें हम लोगों ने दी है ट्राइबल्स को, तो एक मैसेज था, वो मैसेज प्रोपगेट होना था दूसरे ट्राइबल सीटों पर भी। तो वो एक बड़ी फोकस सीट हो गई एनडीए की सीट। और इधर से इंडिया गठबंधन के लिए वो सीट्स वो रिटेन करने वाली सीट थी, और ये बताना था कि अगर मेरे प्रत्याशी को ले जाया जाता है या कुछ कीजिए, और हायर एंड फायर भी कोई करता है, तो बेसिक ग्राउंड्स पर हम है। और कुल्हान मैं बताऊं दिवाकर जी, एक ऐसा इलाका है जिसके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी या एनडीए वहां कहीं नहीं है, जो 5-6 विधानसभा हैं जो सिमू में जो परिणाम है 2019 उसमें पांच विधानसभा जो है जो जेएमएम के पास, और एक जो है सोनाराम सिंकू हैं, वो कांग्रेस के विधायक है। तो देखिएगा कि पूरा क्षेत्र जो है तो कवर्ड है इंडिया गठबंधन अलायंस के समीकरण से, तो उसको तोड़ना, उसको पेनिट्रेट करना, ये एनडीए का था, इसलिए उसको वहां ज्यादा मोर्चाबंदी दिखती है। मैम, जिस तरीके से हम सिंहभूम की बात करते हैं, सिंहभूम एक तरीके से अब तक जो हमेशा से सिंहभूम पर दाग लगाया कि अभी भी वो नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, इसके बावजूद मतदाताओं ने जमकर वहां वोटिंग की। क्या आपका प्रयास रंग लाया? आप विश्वास जगाने में लोगों में कामयाब हुए? हाँ, देखिए, प्रयास का आंशिक भूमिका जरूर रहता है, बट वोटर्स में आज की डेट में अवेयरनेस भी है काफी, है ना। आज इतने मीडियम्स है, आपके डिजिटल मीडियम के थ्रू, अदर मीडियम्स के थ्रू लोगों को पूरी जानकारी मिलती है। इसका डेफिनेटली कमीशन का प्रयास है, स्वीप के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, उसका भी डेफिनेटली परिणाम रहता है। पर इसके साथ ही क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स आजकल सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव हैं, तो हमें लगता है कि सभी मीडियम्स की पार्टिसिपेशन से ही ये इंश्योर हो सका है। तो लोगों की भागीदारी बढ़ी है, और सोशल मीडिया एक बड़ा रोल आज के समय में जो है वो अदा भी कर रहा है। अब आपको हम सिंहभूम के बाद खूंटी लेकर चलते हैं, जिसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं है, बल्कि उसकी चर्चा पूरे देश में इस बार है, क्योंकि खूंटी में कहा जा रहा है कि मतदाता कुछ भी उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार 2019 के चुनाव में जो नतीजे थे वो निश्चित तौर पर हर किसी के लिए सर पे पसीना लाने वाले थे। इस बार वहां का जनता ने क्या जनादेश दिया है, इसकी झलक 1-2 घंटे में धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी, और कौन आगे कौन पीछे। शायद ये सीट इस बार भी कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पिछली बार शाम 7 बजे तक कुछ पेच फंसा हुआ था कि कब इसके परिणाम आएंगे, लेकिन मतदाताओं ने जमकर यहां वोटिंग की है, खूब उत्साह दिखा है। तो एक बार देखते हैं खूंटी का समीकरण कि वहां के पिछले परिणाम क्या रहे और इस बार क्या कुछ नजारे देखने को मिल सकते हैं। महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म और कर्म भूमि रही है। ये संसदीय क्षेत्र झारखंड की हॉट सीटों में से एक है। खास बात यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र का फैलाव रांची और खूंटी समेत 5 जिलों में है। जनजातीय बाहुल्य इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। भाजपा के कड़िया मुंडा यहां से कई बार चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। फिलहाल वे सक्रिय राजनीति से दूर हैं और उनकी विरासत अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों में है, जो इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां की चुनावी समर में इस बार भी कांग्रेस से कालीचरण मुंडा भाग्य आजमा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में काफी कम अंतर से कालीचरण सिंह मुंडा चुनाव हार गए थे। इस बार भी अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच सीधी टक्कर के आसार हैं। वोटरों ने ईवीएम में अपना फैसला दर्ज कर दिया है, जिसका खुलासा बस अब होने को ही है। चलिए, खूंटी के सफर पर हम चर्चा करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि मतदाताओं का जो रुझान रहा था, क्योंकि वो जब खूंटी में मतदान हो रहा था तो मैं एक बहुत ही इंटीरियर इलाके में गया था, और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रयास किया था निश्चित तौर पर उसकी देश भर में सराहना हुई है कि किस तरीके से वहां कई ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान पहली बार अपनी लाइफ में
80 साल के थे, कोई 85 साल थे जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, और उसकी जो तस्वीर थी कि वो ट्राइबल संस्कृति को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी झलक देश भर में दिखी थी। उसकी चर्चा हम दोनों से करेंगे और जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास रुझान आने शुरू हो गए हैं। स्क्रीन पर तो आपको हम बताते हैं 543 में से 19 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं हमारे पास, जिसमें से भाजपा के पाले में 9 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। तो जिस तरीके का पोल ऑफ पोल्स देखने को मिला था, कुछ उसी तरीके से जो अभी हम कह सकते हैं कि पहले रुझान आने शुरू हुए हैं, कुछ वैसी ही झलक दिख रही है क्या आनंद जी? क्या तस्वीर दिखने लगी है? तस्वीर तो अभी बहुत अर्लियर है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उसमें 10 और 4 दिख रहा है कि रुझान में 21 सीटों पर 543 में। तो ये लगभग अभी जिसको कहें कि ये बहुत प्राइमरी स्टेज है और इन सीटों में भी आगे पीछे होने की संभावना है, लेकिन तस्वीर बहुत हद तक साफ होती दिख रही है। और इसी ट्रेंड को अगर मेंटेन करेंगे तो आपने ठीक ही कहा कि जो ये पोल ऑफ पोल्स जो है जी, वो उस और इशारा बढ़ता हुआ दिखेगा। मैम, खूंटी की बात करनी बहुत ही जरूरी है। हम लोग गए थे पेरवा घाट के पास, वो नॉर्मली सभी लोगों के लिए जाना भी वहां पे संभव नहीं, सड़कें बहुत अच्छी नहीं है। और एक गांव में जब मैं गया था तो उसको आप लोगों ने एक यूनिक बूथ बनाया था। उस यूनिक बूथ की खासियत ये थी कि ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम, जो पत्ते का माला है वो पहनाया गया, फूलों से लोगों का स्वागत हुआ जितने भी मतदाता गए। और खास बात यह रही कि ट्रेडिशनल ड्रेस जो झारखंड की संस्कृति है, जो पार साड़ी और दूसरे धोती कुर्ता और बंडी के साथ जितने लोग वहां पर थे सब उसमें गए थे। इनके अधिकारी भी जो थे वो स्वागत उसी ड्रेस में कर रहे थे। तो ये एक अच्छी तस्वीर थी, ये गेस्चर आपने अच्छा से दिया था। इस तरह की प्लानिंग में आप लोगों ने कितना एनर्जी लगाया और इसका इंपैक्ट आप लोगों के पास चूंकि फीडबैक भी है तो कितना दिखा? नहीं, बिल्कुल। इस बार यूनिक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे जी। तो यूनिक पोलिंग स्टेशंस में डिस्ट्रिक्ट्स अपने कल्चर उस हिसाब से वो अपने पोलिंग स्टेशंस डिज़ाइन किए। और इस बार क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी एम्फेसिस था पीवीटीजी में कोई छूटे नहीं, तो ट्राइबल वोटर्स के लिए स्पेशली ट्राइबल एरियाज में इस तरह के यूनिक बूथ्स आपको मिलेंगे, जैसे आपने खूंटी में देखा। इसके अलावा इसी तरह के बूथ आपको गुमला में, सिमडेगा में, अन्य जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो इसका बेसिक उद्देश्य यही था कि वहाँ के कम्युनिटी से कैसे कनेक्ट किया जाए। पोलिंग पर्सनल भी जो आते हैं डिफरेंट एरिया से आते हैं, बट क्योंकि वो वहाँ पोलिंग करवाने आए हैं तो उस दिन वो भी उसी कल्चर में कैसे हम लोग उनका समावेश करते हुए, ताकि उसी यूनिफॉर्म में वो भी देखे, उस पूरा बूथ का थीम भी देखा। तो यूनिक पोलिंग स्टेशन इस बार एक यूनिक इनिशिएटिव रहा है इलेक्शन कमीशन का। बहुत अच्छा। इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव्स की चर्चा भी हो रही है और जिस तरीके का प्रयास, चाहे वो यूनिक बूथ बनाने की बात हो, महिला डेडिकेटेड बूथ बनाने की बात हो, कई जगहों पर तो ऐसा रहा जो दिव्यांग हमारे मतदान कर्मी थे उन्होंने भी कमान संभाली और उसके जरिए वहां पर लोगों में एक गेस्चर दिया गया कि हम आकर आपके लिए मतदान की जिम्मेदारी निभा सकते हैं करने के लिए। तो आप अपने घरों से बाहर निकलकर, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी मुसीबत की बात हो, आप जरूर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तो इस तरह का एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ इलेक्शन कमीशन निकल कर आया और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि जहां बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में वोटिंग कम हुआ, लेकिन झारखंड ने अपनी चीजों को बरकरार रखा और कई जगहों पर पिछले बार से ज्यादा मतदान भी हुआ। आनंद जी, खूंटी सीट पे बात करनी बहुत जरूरी है। क्या कुछ आपके अपने गणित बताते हैं और क्या कुछ यहाँ पर इस बार परिणाम देखने को मिल सकता है? जाकर जी, खूंटी एक ऐसा सीट है ना जो देश की आजादी के बाद से ही बहुत हाई प्रोफाइल सीट रहा। हाँ। मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, हाँ, और फिर करिया मुंडा 7-8 बार जीतने वाले डिप्टी स्पीकर तक गए वो, और फिर वहां से अर्जुन मुंडा का दस्तक देना। ये भाजपा की राजनीति की का कहिए कि की पॉइंट और की सीट जिसको कह सकते हैं वो रहा है। और बड़ा ही जिसको कहे कि करिया मुंडा ने अपने बहुत ईमानदार किस्म के राजनेता जिन्होंने बहुत ही शिद्दत से उस सीट को सींचा है और वो बेस बना है वहां पर। हाल के जो पिछला जो चुनाव था अर्जुन मुंडा का, तो वो चुनाव बहुत ही अति रोमांचित चुनाव था, जिसको कहें कि हर एक ईवीएम के खुलने के साथ जो उसका पारा चढ़ना उतरना वो सीन था। तो ये तो जरूर है कि वहां पर भाजपा की कुछ जमीन खिसकी है। इसको जो जमीन करिया मुंडा के समय से दिखती आ रही थी वो जमीन थोड़ी खिसकी है भाजपा की, और इस बार लड़ाई और तिखी है। और आप तो घूमे होंगे, आपने उसका फीडबैक भी लिया होगा, तो मतलब एकदम आमने सामने की टक्कर है। अगर 2-3 सीटें ऐसी है झारखंड में जिसको अनप्रिडिक्टेबल कहा जाए या कुछ चीजों को कहा जाए, तो उसमें खूंटी की भी सीट उसी ढंग से फंसी हुई है। लड़ाई बहुत तीखी लड़ाई है। और अब कहें कि जिस आपने जैसा पहले भी कहा कि सीट पर पूरे देश की नजर है, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो
अब इस सीट को तो देखना होगा, शाम तक वेट करिए क्या तो देखिए हॉट सीट पर नजर है, और झारखंड की नजरिए से अगर हम देखें तो खूंटी तो एक देश के लिए हॉट सीट है ही, बाकी झारखंड की 14 सीटों पर दोनों पार्टियों, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे फिर एनडीए गठबंधन हो, तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है और रुझान आने शुरू भी हो गए। अब हमारे पास संवाददाताओं के पास भी चलते हैं और स्टूडियो में भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहले हम चलते हैं गिरिडीह, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता रमेश प्रभाकर। प्रभाकर जी, किस तरीके का रुझान वहां पर दिख रहा है, और काउंटिंग की प्रक्रिया चूंकि शुरू हो गई है तो कैसी गहमागहमी आपको दिख रही है? हाँ, बताइए जाए। हेलो, हाँ, तो ब्लैक जी देखिए प्रभाकर, आपके पास आवाज का थोड़ा नॉइज भी है, तो आप चीजों को थोड़ा सा ठीक से मेरे साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके पास हम फिर आते हैं और जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां पर लगातार जो है वो रुझान देखने को मिल रहा है और वहां पर मतदाताओं में जोश भी देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अब हम चलते हैं आपको लेकर लोहरदगा संसदीय सीट का हाल भी जानते हैं कि वहां किस तरीके से मतगणना चल रही है और किस तरीके से जो लोहरदगा का समर है, क्योंकि लोहरदगा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो है उनको उन्होंने चेंज किया है और उसके बाद वहां से जो समीर उरांव है उन पर दाव खेला है और कांग्रेस ने सुखदेव भगत पर अपना दाव खेला है। तो क्या कुछ चुनावी समर है, एक बार इस रिपोर्ट पे देखते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर विधायक चमरा लिंडा यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों के अलावे कई अन्य प्रत्याशी भी लोहरदगा की चुनावी रणभूमि में मौजूद हैं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा इलाके पड़ते हैं जो लोहरदगा, रांची और गुमला जिले में फैले हैं। लोहरदगा की चुनावी समर में पिछले 3 चुनावों में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। पार्टी के निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी जीत के रिकॉर्ड को बराबर रखने की जिम्मेदारी इस बार समीर उरांव के कंधों पर है। कांग्रेस के सुखदेव भगत ने भी चुनाव जीतने के लिए प्रचार में खूब पसीना बहाया है। अब देखना है कि प्रचार का असर वोटरों को कितना आकर्षित कर पाया और किसे मतदाताओं ने संसद में अपना प्रतिनिधि माना है। लोहरदगा के समर पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर बागी चमरा लिंडा ने थोड़ा खेल को बिगाड़ा है। तो ऐसे में क्या कुछ, क्योंकि ये सीट भी कुछ उसी तरीके का है जैसा खूंटी का सीट है कि यहां पर भी जो जीत हार का अंतर है वो हमेशा से 10,000 के आसपास पिछले 3-4 चुनावों में देखने को मिला है। आनंद जी, कितना आपको लगता है? लोहरदगा भी जैसा आपने भी बताया कि बहुत वो सीट बहुत कांटे की टक्कर की रही है और जो समीकरण वहाँ भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच है उसमें बहुत ही थीन चीजें हैं कि अगर कोई फ्लोटिंग वोट यहाँ से उधर उधर गया तो उनका खेल बिगड़ जाता है किसी एक पार्टी का। पिछले 2 चुनाव से भाजपा वहाँ, ये पिछला चुनाव लगभग 7,000 से जीती थी, उससे पहले वाला चुनाव उन्होंने 10,000 से लीड किया। इस बार चमरा लिंडा के आने के बाद जैसा कि आपने बताया, तो चमरा लिंडा के आने के बाद वो बेस वोट इंडिया गठबंधन में ही सेंधमारी की उम्मीद है कि जो चमरा लिंडा को वोट मिलेगा वो वोट इंडिया गठबंधन के शेयर होल्डर का ही वोट उनके पास आने को है, शिफ्ट करने को। तो ऐसे में संकट इंडिया गठबंधन के बीच में पड़ना। लेकिन इस बार जो जैसे उनका जो हम लोगों के पास जो फीडबैक है उसमें है कि चमरा लिंडा अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी जहां से वो जीत करके आते हैं बिशुनपुर, उसमें वो पिछड़ रहे हैं। तो लगता है कि जो लोहरदगा है इस बार बहुत पोलराइज्ड है, मतलब मैंने 2 ध्रुवों के बीच तो एनडीए या हाँ, वो वहाँ के मतदाताओं का जो मूड है। तो इसमें हमको लगता है कि चमरा लिंडा बहुत कुछ इस बार शायद नहीं कर पाए और फिर उसी तरह के टक्कर में ये सीट फंसे। चमरा लिंडा को बेशक कुछ आएगा 50,000, क्योंकि बड़े स्ट्रांग होल्ड वाले नेता हैं उस इलाके के, चमरा लिंडा बिशनपुर से लेकर के सारे जगहों में। तो उनको बहुत अंडर एस्टिमेट भी कर देना नहीं, वो ऐसे ताकते हैं उस क्षेत्र की जो खड़ा हो जाएंगे तो 50-60 हजार वोट शिफ्ट कर जाता है। लेकिन वो वोट कितना डिसाइडिंग और कितना डैमेजिंग होगा इंडिया गठबंधन के लिए अभी कहना नहीं, लेकिन लड़ाई वहां सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है और बहुत तीखा संघर्ष है जिसको कहें, बहुत ही कांटे के संघर्ष में वो सीट फंसा हुआ है और उसको
मतलब आपको वो एक वहां पर भी आपको एक किस्म का चुनावी रोमांच देखने को मिलेगा। वो 2-4 सीटें जिसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के बीच ऐसी सीटें फाइट है जिसका निर्णय एकदम अंतिम दौर के वोटिंग के बाद ही होना है, जो चरण है। मैम, किस तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझा पाए कि इलेक्शन कमीशन ने जो काउंटिंग को लेकर इंतजाम किया है, कैसे आप लोग पूरी सिस्टम को रांची में बैठकर यहाँ मॉनिटर भी कर रहे हैं, 14 सेंटर्स पर काउंटिंग भी हो रही है, तो किस तरीके से जो आपको लगता है कि फर्स्ट ट्रेंड सेकंड ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब लगभग हम कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती 8:30 बजे के बाद खत्म हो जाएगी और 8:30 बजे के बाद आपकी नॉर्मल काउंटिंग शुरू होगी, तो क्या क्या कितने चरणों की वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, इस बार काउंटिंग हर बार की तरह 8 बजे से प्रारंभ की गई है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाती है। तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के 30 मिनट के बाद ईवीएम का काउंटिंग प्रारंभ होता है, पर पोस्टल बैलेट का काउंटिंग अभी इतना जल्दी पूरा होगा नहीं, क्योंकि पोस्टल बैलेट इस बार बहुत अधिक संख्या में भी प्राप्त किए गए हैं। ऑलमोस्ट 2.25 लाख पोस्टल बैलेट कास्ट किए गए हैं ना, जो डिफरेंट कैटेगरीज के वोटर्स, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज के हैं, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी हैं। इस बार होम वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट था, तो जो ओल्ड एज वोटर्स हैं या जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके घर पे जाके भी उनका वोट करवाया गया है, तो वो सब भी पोस्टल बैलेट कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इसलिए इस बार जिलों में संख्या अधिक है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा टेबल्स लगाए गए हैं पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए भी। ईवीएम में जो बैलेट है उसका काउंटिंग के लिए, ईवीएम मशीन्स की काउंटिंग के लिए हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक हॉल डेडिकेट किया गया है, जिसमें काउंटिंग टेबल्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन उनके यहाँ कितने पोलिंग स्टेशन हैं, तो वो काउंटिंग टेबल्स का संख्या वेरी करता है। तो उसी हिसाब से मतलब एक बार पूरे टेबल्स पे गणना हो जाती है ईवीएम में जो इतनी वोट्स हैं उसकी, तो उसे एक राउंड कंप्लीट हो गया माना जाता है। तो 8:30 बजे से ईवीएम का काउंटिंग स्टार्ट होगा और लगभग 30 मिनट्स लगता है एक राउंड कंप्लीट होने में। तो 9 बजे तक पहला राउंड कंप्लीट होगा। और इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से आईटी इनिशिएटिव्स में एनकोर एक एसेंशियल इनिशिएटिव है, तो एनकोर में उन्हें डाटा अपना अपडेट करना है डिस्ट्रिक्ट्स को। तो आरओज एनकोर में उनका जो पर राउंड काउंटिंग का उनका आ रहा है रिजल्ट, उसे वो एनकोर पे अपलोड करते हैं, जो ट्रेंड्स टीवी के माध्यम से हर कहीं जो आप देख पाएंगे कि कहाँ कौन लीड कर रहा है। तो 9 बजे तक ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा और विदिन 5-7 मिनट्स आफ्टर दैट ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 8:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगी, अब से कुछ ही पलों में जो है नॉर्मल ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और आधे घंटे में एक चरण की काउंटिंग, जैसा नया मैम बता रही हैं कि उसके बाद रुझान जो एक तरीके से माहौल जो लोगों को लगता है कि पोस्टल बैलेट को लोग मानते हैं कि एक तरीके का शहरी वोटर है और वो उसका जो मंतव्य होता है वो बहुत मायने नहीं रखता है, और उसके बाद जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो वो नज़ारे देखने को मिलेंगे। हम आपके पास संवाददाताओं के पास भी लेकर चलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पलामू का सबर कि पलामू में किस तरीके से वोटिंग हुई है और इस बार बीडी राम क्या फिर पिछली बार की तरह कमल खिला पाएंगे या कोई अन्य उम्मीदवार वहां पर से जो कांग्रेस के हैं वो अपना परचम लहराएंगे, तो क्या कुछ रहेगा। क्योंकि चूंकि ये सीट इंडिया गठबंधन में ये सीट चूंकि इस बार वहां पर आरजेडी के खाते में गई है, तो ये भी हम आपको सबर दिखाएंगे। लेकिन पहले चलते हैं गिरिडीह, हमारे संवाददाता रमेश प्रभाकर जुड़े हैं। रमेश प्रभाकर, क्या अपडेट है आपके पास और किस तरीके से गहमागहमी वहां पर नजर आ रही है? जी, कोडरमा संसदीय क्षेत्र का मतगणना शुरू हो गया है। ठीक है, आपकी आवाज मिल रही है, आप कैरी ऑन कीजिए। मतगणना गिरिडीह में शुरू हो गया है, साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव का भी मतगणना यहाँ हो रहा है। गिरिडीह के डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने अभी तुरंत पत्रकारों को बताया है कि मतगणना शुरू हो गया है। पहले और हमारे सामने जो है ईवीएम मशीन लेकर के वो कर्मचारी लोग जो है गणना के लिए जा रहे हैं। कोडरमा संसदीय सीट पर भाजपा के अन्नपूर्णा देवी और भाकपा माले के विनोद सिंह के बीच सीधी टक्कर है और गांडे विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना मुर्मू सोरेन और भाजपा के दिलीप वर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। ठीक है प्रभाकर, आप नजर बनाए रखिए। आपको लगता है कि गांडे विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें इस बार किसका पलड़ा आपका, क्योंकि कल्पना सोरेन लगातार वहां पर उन्होंने कैंपेन किया है और जिस तरीके से उपचुनाव वहां पर हो रहा है, क्योंकि अब उपचुनाव महज क्योंकि अब इसी साल वहां पर विधानसभा के फाइनल चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों का क्या लगता है कि कल्पना सोरेन के प्रति रुझान दिखा है के लिए? ये बात गिरिडीह में बहुत जोरों पर चर्चा है
कि अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीतती है तो वो झारखंड की मुख्यमंत्री बनेगी। अब ये तो अच्छा चलिए ठीक है प्रभाकर, आप नजर बनाए रखिए गांडेय विधानसभा उपचुनाव पर भी कि कल्पना सोरेन क्या कुछ इस बार इतिहास रचती है, क्योंकि एक लोगों के मन में ये वातावरण और माहौल पैदा किया गया कि वो झारखंड की अगली सीएम हो सकती है और उसको वो वोट कर रहे हैं। क्या आनंद जी इस तरीके का माहौल का इंपैक्ट होता है जनता के बीच में, कि जैसे लोग कहते हैं कि एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट सेकेंडरी हो जाता है, कुछ उसी तरीके का गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिला, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? जो मतलब हम लोगों ने जो घूमा और देखा गांडेय उपचुनाव को लेकर, जी। तो बहुत ही क्लीन मार्जिनल जीत है। हाँ। मतलब जिसको अभी प्रिडिक्ट किया जा सके, हाँ। तो कल्पना सोरेन बहुत आराम से उस सीट को जीत रही हैं और एक नया चेहरा थी, एक लीडिंग रोल में थी। जब जो परिस्थितियां जेएमएम के अंदर बनी उसके बाद जो कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला, तो एक पार्टी के अंदर भी एक नए किस्म का नेतृत्व मिल गया है जेएमएम को, और वो गांडे में उनको लेकर के एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल था। तो बहुत वहां परेशानी कल्पना सोरेन को किसी रूप में मुझे नहीं दिखता है कि है, और ये चीजें हैं। लेकिन वहां जैसा आपने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री एक चेहरा और इधर से, तो उसको किसी रूप में कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जेएमएम ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जो हेमंत सोरेन के मामले को लेकर के, या फिर जो चीजें थी वो सारी चीजें थी, और इधर से फिर नरेंद्र मोदी का अपना जो आभा मंडल है पूरे देश भर के अंदर, और जिस तरह से वो मोर्चा लेते हैं, वो सारी चीजें थी। तो कल्पना सोरेन इन दोनों के बीच में से गांडे में एक रास्ता निकाली, और लगता है कि बहुत कंफर्ट विन की तरफ है जाएंगे। ठीक है, हम मैम के पास भी आएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं पंडरा में, जहां काउंटिंग शुरू हो गई है रांची संसदीय क्षेत्र का। वहां हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह मौजूद है। अभिषेक, क्या कुछ गहमागहमी नजर आ रही है और किस तरीके से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है यहाँ पर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए काउंटिंग जो है यहाँ पे सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, और शुरुआत में जो है ये पोस्टल बैलेट की अभी काउंटिंग चल रही है। रुझानों में जरूर जो है वो एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी कहा जाएगा कि ईवीएम की जब काउंटिंग शुरू होगी तो असली जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल काउंटिंग जो है यहाँ पर कई राउंड में होना बाकी है, 13-14 राउंड। तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा के और जो चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई वो व्यापक, और अब धीरे धीरे तकरीबन 9-9:30 जैसे जैसे ईवीएम की काउंटिंग होगी उसके बाद जो है स्थिति धीरे धीरे करके स्पष्ट होगी। दिवाकर, क्या अभिषेक, आप लगातार इस बार, चूंकि संथाल भी आपने देखा है, थर्ड फेज, सेकेंड फेज, प्रधानमंत्री की रैलियों को भी कवर किया है, राहुल गांधी की रैली को आपने कवर किया, कई झारखंड में रोड शो हुए हैं, आपको क्या माहौल नजर आता है? ठीक है, पोल्स और पोल्स की बात हम करेंगे, आप पंडरा में चूंकि मौजूद भी है, तो किस तरीके का माहौल है वो भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपके अपने समीकरण और आपके गणित और आपकी जो समझ है पॉलिटिकल, वो क्या कुछ बताता है कि किस तरीके का झारखंड में इस बार चुनावी परिणाम देखने को मिल सकता है? झारखंड की बात करें दिवाकर जी, तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले चुनाव में 2019 और इस चुनाव में जो मतदान है वो जो है अब पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा मतदान है वो झारखंड के अंदर ही देखा गया। संथाल सरगना की बात करें या फिर हम रांची की बात करें, राज्य के अन्य जो लोकसभा क्षेत्र है वहां की बात करें, तो मतगणना अगर देश के अन्य हिस्सों से देखा जाए तो मतदान जो है वो काफी यहाँ पर उसका जो परसेंटेज है वो लगभग ठीक रहा है, संतोषजनक कह सकते हैं आप। और संथाल परगना की बात करें, शिबू सोरेन जो कि यहाँ के जेएमएम के आप कह सकते हैं कि फाउंडर है, उनकी जो बड़ी बहू है वो सीता सोरेन, वो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। गोड्डा में उनकी बात और 3 बार से वहाँ पर सांसद रहे, तो खुद भी इस पर लगा है। सारे जो बड़े बीजेपी के ओर से कह रहे हैं उनको रिपीट किया गया। जेएमएम कांग्रेस का महागठबंधन की ओर से हुई है, इस बार जो 12 सीटों जिस तरीके से 12 सीटों का फायदा उसे जो है उस आंकड़े को कम किया गया, और इसको लेकर के जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर आपने देखा होगा चुनाव के समय में किस तरीके से चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो कांग्रेस महागठबंधन की ओर से बड़े नेता है, स्टार प्रचारक है, वो लगातार यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उनके पास में राज्य के अंदर कई सारे रोड शो दिए, कई जगह उनके लाभ चुनावी रैली तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो पिछले 1-2 महीने के अंदर जो सरगर्मी रही है उसका नतीजा जो है अब पूरी देर में जो स्पष्ट हो जाएगा। एग्जिट पोल के जो नतीजे थे और जो जेन्युइन नतीजे ईवीएम से जो निकल के आएंगे, इन दोनों में क्या फर्क आता है थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा।
अभिषेक आप हम रहिएगा, आप आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे कि किस तरीके की गहमा गहमी वहां दिख रही है और देखने को मिल रही है। लेकिन ताजा रुझान जो हमारे पास आ रहे हैं वो हो सकता है कि एनडीए के लिए थोड़ी परेशानी का सबब दे सकता है। आनंद जी देखिए, अभी जो रुझान हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एनडीए के खाते में जो हम कह सकते हैं कि बढ़त जो है वो 62 सीटों का है और इंडिया गठबंधन जो है वो 50 सीटों पर आगे चल रहा है। तो बहुत नेक टू नेक फाइट की स्थिति बन रही है। और एनडीए में सबसे बड़ी बात, जो चिंताजनक बात यह है कि एनडीए मतलब भाजपा ही सिर्फ दिख रही है। 59 में से 59 सीट पर भाजपा ही आगे चल रही है, उनके दूसरे सहयोगी कोई कहीं आगे नहीं चल रहे हैं। और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे है। तो जो दूसरे इंडी गठबंधन के सहयोगी है वो कांग्रेस से कहीं आगे ज्यादा निकलते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि कांग्रेस का खेला इस बार भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्या आनंद जी? देखिए, कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन के जो सीट बंटवारा हुआ था, वो मुझे जो अभी रुझान दिख रहा है उससे कांग्रेस को जहां पता था कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, जैसे यूपी में 80 सीट 19 सीट पर कॉम्प्रोमाइज किया, बिहार 40 सीट 9 पर कॉम्प्रोमाइज किया, तो कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन सीट से लड़ भी नहीं रही है हिंदी के पट्टी में। दक्षिण में वो उनका ठीक वो मतलब शेयरिंग है, कहीं वो छोटे पार्टियों से अलायंस है, तो वहां बढ़त में है कांग्रेस सीट लेने के मामले में। लेकिन हिंदी पट्टी में बहुत मार्जिनल सीट उनको मिला है। मैंने जैसा बताया कि यूपी और बिहार का बंटवारा देख लीजिए, झारखंड में भी 7 सीट के लगभग आधे सीट पर है। तो इन क्षेत्रों का मतलब अगर वो जो रुझान है अगर साउथ का है पता नहीं, तो कांग्रेस को वहां अगर ये स्थिति है तो थोड़ा चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर हिंदी पट्टी की वो रुझान दिख रहा है, अगर बाइफरकेटेड नहीं है ये, तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर चुनाव में बहुत दखल भी नहीं है ना, वो लड़े नहीं। अब जैसे सपा है उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा सीटों के साथ है, तो कांग्रेस को वहां अगर बढ़ा तो वहां का रुझान होगा यूपी की तरफ का, तो कांग्रेस वहां दिखेगी नहीं। लेकिन जैसे ही साउथ की ओर बढ़ेंगे तो कांग्रेस थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए दिखती है। जैसे जो एग्जिट पोल वाला भी जो मामला है उसमें जो सीटें कांग्रेस को दिखाई जा रही है ज्यादा, वो साउथ की ही सीटें हैं। जैसे तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, उन सीटों में कांग्रेस सीट बढ़त में दिख रही। तो ये बहुत शुरुआती रुझान है। लेकिन ये जरूर आपने जैसे दिवाकर जी ठीक कहा कि ये जो रुझान में जो 51 और 68 वाला मामला चल रहा है जी, तो वो अभी जैसे 70-52 हुआ, तो वो बहुत करीबी का मामला दिख रहा है। हाँ, लेकिन चीजें क्योंकि लोकसभा है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 6 विधानसभा है एक के अंदर, तो वो खुलने के बाद ही बहुत मतलब सेकेंड हाफ 12 बजे के बाद ही कोई क्लियर कट तस्वीर देख पाएंगे। आपको हम पलामू का समर, चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पलामू में क्या कुछ वहां पर बीजेपी की ओर से वीडी राम है और उधर से ममता भूइयां आरजेडी की ओर से है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के कोटे में ये सीट गई है। तो वहां पर क्या कुछ चुनावी समीकरण है, पहले इस रिपोर्ट में देखते हैं और फिर चलेंगे अपने संवाददाता के पास और जानेंगे कि काउंटिंग में वहां पर क्या कुछ गतिविधियां चल रही है। पलामू लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित राज्य का एकमात्र संसदीय क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं जो पलामू और गढ़वा जिले में फैले हैं। इस संसदीय क्षेत्र की जनता की पसंद बदलती रही और सभी दलों को क्षेत्र की जनता ने बारी बारी से मौका दिया। भाजपा ने यहां से 7 बार जीत का परचम लहराया है, वहीं कांग्रेस के सिर भी यहां आधा दर्जन बार जीत का सेहरा बंधा है। वर्तमान की चुनावी समर की बात की जाए तो इस बार भाजपा की बीडी राम और राजद की ममता भूइयां के बीच सीधी टक्कर के आसार हैं। बीडी राम यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में हैं। ममता भूइयां भी उनके विजय रथ को रोकने की आस लगाई हुई हैं। लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है, इसका खुलासा बस होने ही जा रहा है। आनंद जी, हम इस पर चर्चा भी करेंगे और मैम का चूंकि प्रयास जो वहां पर गढ़वा में इस बार हुआ है बूढ़ा पहाड़ में, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा भी देश नहीं दुनिया भर में हो रही है कि किस तरीके से बूढ़ा पहाड़ पे इस बार कई दशकों के बाद फेयर एंड जो कह सकते हैं पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में। हमारे संवाददाता जसप्रीत मौजूद है। जसप्रीत, क्या कुछ काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? पोस्टल बैलेट की गिनती क्या पूरी हो गई है? और क्या कुछ कहवा गहमी, क्या कैंडिडेट सारे पहुंच गए हैं पूजा पाठ करके या अभी नहीं पहुंचे हैं? आपको पहले बता दूं कि गिनती का काम शुरू हो चुका है। भाजपा के प्रत्याशी वीडी राम मतदान केंद्र में आ चुके हैं, लेकिन आरजेडी की ममता भूइयां अभी तक या और कोई प्रत्याशी नहीं आए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के करीब है और अब इसके बाद फिर ईवीएम की गिनती प्रारंभ होगी। जी
जसप्रीत, क्या कुछ यहाँ पर इस बार चुनावी गणित नजर आ रहा है? बीडी आराम लगातार तीसरी बार फतह करेंगे या क्या कुछ आपको संशय की स्थिति भी नजर आ रही है इस सीट पर? स्थितियां जो छन कर सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि भाजपा के बीडी राम इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। चलिए ठीक है मैम, सबसे पहले बात हम गढ़वा की करते हैं। इस कंस्टिट्यूएंसी का हिस्सा है और किस तरीके से आप बूढ़ा पहाड़ में इतने बड़े एक ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं, क्योंकि चूंकि नक्सल ऑपरेशन यहाँ खत्म करने में बहुत वक्त लगा, मैं भी वहां पर गया था और वो देखा कि किस तरीके का विषम परिस्थिति और विषम स्थितियां हैं वहां पर। तो क्या कुछ लगता है कि आप लोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने में कोई परेशानी भी हुई, या आप लोगों ने मन बना लिया कि नहीं इस बार हमको नक्सल इफेक्टेड इलाके में वोटिंग करानी है तो करानी है? नहीं जी, बिल्कुल। बूढ़ा पहाड़ काफ़ी समय के बाद पूरा LWE एक्टिविटी से मुक्त हुआ है, तो ये एक मौका था वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस भी एस्टैब्लिश किए जा सके। इसका एक इंडिकेशन के लिए वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं। बूढ़ा पहाड़ में तो डेफिनेटली पीसफुल वोटिंग हुआ है। इसके साथ साथ और भी बहुत पोलिंग स्टेशंस है जहाँ पे पहले रीलोकेशन हुआ करता था, पर LWE एक्टिविटीज़ क्योंकि कम हुई हैं तो वहाँ पे भी पहली बार वोटिंग करवाया जा रहा है। वहाँ पे इस बार रीलोकेशंस कम हुए हैं। पिछली बार के इलेक्शन से अगर आप देखें तो इस बार वोटर्स को ज़्यादा नहीं चलना पड़ा है, बूथ्स का रीलोकेशन नहीं किया गया है। जहाँ पे वोटर्स अवस्थित हैं उसी एरिया में बूथ्स की फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि वोटर्स को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। बूढ़ा पहाड़ में भी क्योंकि वो एक बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे है, गढ़वा लातेहार सरगुजा के ड्राई जंक्शन पे फॉल करता है, तो LWE एक्टिविटीज़ से मुक्त करवाने के लिए उसे काफ़ी लंबा समय लगा। तो जब ये LWE से फ्री हो गया उसके बाद वहाँ पे पूरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो BLOs रहती हैं, जो पूरा इलेक्शन मशीनरी है, वहाँ पे पूरा एक्टिवेटेड था ताकि वहाँ से कोई भी वोटर छूटे नहीं। तो सबका नाम 100% वोटर रोल में, जो इलेक्टोरल रोल है उसमें दर्ज करवाया गया। सबको एपिक कार्ड इशू किया गया और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऑफिशियल, स्टेट लेवल से ऑफिशियल्स वहाँ पे लगातार लोगों से कांटेक्ट बनाए रखे थे ताकि डेफिनेटली सब लोग आके अपना पोल दें, और वहाँ पे काफ़ी पीसफुल वोटिंग रहा और काफ़ी अधिक संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। जी, तो मतदाताओं ने हिस्सा लिया। क्या आनंद जी, पलामू प्रधानमंत्री को भी रैली आकर करनी पड़ी, क्या इस बार कुछ एनडीए को डर लगा था कि, या प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई हर फेज में हमको आना है, और उसके बाद उन्होंने 2 या 3 कंस्टिट्यूएंसी को एक पर्टिकुलर जगह के जहां नियर अबाउट था उसके बाद उन्होंने रैली को एड्रेस किया? देखिए, पलामू बहुत पॉलिटिकली टफ टेरेन नहीं है भाजपा के लिए, और जो पिछला आप चुनाव देखेंगे तो बीडी राम ने उसको बहुत ही मार्जिन से जीता है, 3 के ऊपर का मार्जिन था। और इंडिया अलायंस में वो सीट चतरा और पलामू को लेकर के इंडिया अलायंस में वो एक झंझट चल रहा था क्योंकि क्लेम राजद का था कि हमको चतरा भी चाहिए, पलामू भी चाहिए, तो कंफर्ट फिर लगा राजद को कि हम पलामू से चुनाव लड़े, तो एक समीकरण पलामू का सीट, चूंकि फिर माने 2 पोल के बीच लड़ाई है तो उसमें बहुत तीखी लड़ाई हो ही नहीं जाता है, क्योंकि डिवीजन उसी ढंग से वोट का कोई तीसरा पर्टिकुलर है नहीं, तो मार्जिन घट सकता है बीडी राम का, जो लग रहा है कि घटेगा जो घूमने के बाद। लेकिन विन ओवर में मुझे परेशानी अभी तत्काल पलामू दिखता है, वो नहीं दिखता। और दूसरा जो प्रधानमंत्री के आने का जो वजह था, जो आपका जो सवाल था कि आखिर क्या चलता है, तो हमको लगता है कि वैसे जगहों पर प्रधानमंत्री खास करके आए कि जिसमें एक वर्ग समुदाय को एड्रेस कर पाए। एक पलामू को जानते हैं कि आप कैसा पिछड़ा हुआ इलाका है लगभग सारी चीजों से, तो वहाँ प्रधानमंत्री का आना और फिर उसके बगल में चतरा, हजारीबाग और पलामू को एक तरीके से साधना, और पलामू में आकर के एक विकास उन्मुख चीजों को बताना कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या मेरा विजन प्लान है, ये सारी चीजें थी जो चुनाव में भाजपा चाह रहा था कि हम उस इलाकों को कैटल करें। ठीक है, पलामू में एक चीज और कि पलामू में हमेशा से जो ऐसी बात आप कह रहे हैं, पिछड़ेपन का एक मुद्दा रहा है, पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, उस इलाके में सुखाड़ की स्थिति हमेशा बनती है, एग्रीकल्चर भी उसी तरीके से प्रभावित होता है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा कि लोगों को जिस तरीके से वहाँ उद्योग धंधे होने चाहिए, हम पलामू राम, वहाँ बीडी राम से भी हम जब इंटरव्यू कर रहे थे कि आपको जनता ने 10 साल मौका दिया, आपने कोई उद्योग धंधे या नहीं लगाए, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। क्या लगता है किस तरह की चीजों में चुनावी मुद्दा बनना चाहिए भी, और लोगों को उसके जरिए अपने जनप्रतिनिधि पर वो दबाव भी बना सकते हैं? बेशक जब आपको 5 साल का एक मौका आता है आपके पास, तो आप कम्युनिटी जो है, जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको तो अपने एजेंडे के साथ जाना ही चाहिए, खास करके विकास का एजेंडा जो। अब पलामू लगातार सफर किया है इन चीजों पर। देखिए, पलामू में सबसे बड़ी चीज है कि तो बेसिक चीज ये है कि वहाँ सुखाड़ उसको हर साल झेलना है, आप सिंचाई की कोई ऐसी पर्टिकुलर व्यवस्था वहाँ नहीं है, तो
और पलायन होना ही है, वो तो इससे जुड़ा हुआ चीज है कि जब आपके पास रोजगार नहीं है, जब आपके पास खेती बाड़ी, तो पलायन होना ही है, शिफ्ट करेगा ही लोग वो चीज। और जो जपला ऐसा जो इलाका था और जो पूरा जो चीजें थी जहाँ एक उद्योग था वो बैठ गया, उसके रिवाइवल के लिए कुछ प्लान प्रयास ही नहीं हुआ। सिंचाई के लिए भी जिस तरीके का प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। ठीक है, हम चर्चा करेंगे उस बिंदु पर कि किस तरीके से हमारे संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं, और हमारे संवाददाता सभी जो मुख्य पार्टी दफ्तर है वहां पर भी मौजूद है। असीम हमारे सहयोगी हैं, वो इस वक्त झामुमो के कार्यालय में मौजूद है। क्या असीम, किस तरीके का गहमा गहमी आपको नजर आ रहा है और क्या कुछ नजर देखने को आपको मिल रहा है असीम? चलिए ठीक है, असीम से फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं और हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। एक बार आपको हम चतरा का समर तब तक समझाते हैं जब तक हमारे दूसरे सहयोगी जुड़ेंगे कि चतरा में क्या कुछ चुनावी गणित है, और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदलने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट सेफ है या फिर जनता कुछ और भी मन बना रही है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चलिए चतरा, पहले रिपोर्ट जरा एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद अब मनोज के पास चलते हैं। ठीक है, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ बोकारो में जो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का है, चूंकि काउंटिंग उसका यहीं पर होता है और सारी जो चुनाव गतिविधियां हैं इस कंस्टिट्यूएंसी की वो बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अंडर में ही संपन्न होती है, तो क्या कुछ गहमा गहमी आपको वहां दिख रही है और क्या कुछ अब तक के रुझान वहां नजर आ रहे हैं? दिवाकर, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है। अभी तक ईवीएम के काउंटिंग की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट भी काफी संख्या में है और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ काफी कुछ व्यवस्था की गई। अर्धसैनिक बैलों को भी लगाया गया है और ईवीएम लाने और ले जाने के प्रक्रिया के संबंध में भी काफी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दिवाकर, देखिए लगातार जिस तरीके से गहमा गहमी चल रही है वो आप नजर उस पर बनाए रखिए, हम लोग फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कोडरमा का संग्राम कि कोडरमा में क्या कुछ जो रहा है कि किस तरीके का समीकरण इस सीट पर बनता है, क्योंकि इस सीट को रिप्रेजेंट करती है, जो कोडरमा सीट को रिप्रेजेंट करती है, इसके चूंकि कोडरमा के सीट को आपको अब रिप्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री पिछली बार जीतने के बाद कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी बनी है। तो पहले एक रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं कोडरमा का ये हाल। कोडरमा लोकसभा चुनाव का कोहराम इस बार जोरदार रहा है। इस संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर चुनावी समर में भाग्य आजमा रही हैं। वहीं भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह भी आम चुनाव में जनता के बीच हैं। कई अन्य उम्मीदवार भी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। निवर्तमान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के कोडरमा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के कारण ये हॉट सीट मानी जा रही है। पिछले बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा के अन्नपूर्णा देवी ने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इस बार वे उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगी। भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह का संसदीय चुनाव का ये पहला अनुभव है। इंडी गठबंधन उन्हें समर्थन दे रहा है। कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र 3 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला है। साल 1977 में इस संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ था। इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने किसके नाम पर मुहर लगाई है और किसे नकारा है, ये थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएगा। आपको चतरा कोडरमा सारा जो चुनावी समीकरण है वो आपको हम समझा चुके हैं। अब एक बार फिर आपको रांची ले चलते हैं, झामुमो कार्यालय जहां मौजूद है हमारे सहयोगी असीम। असीम जी, क्या कुछ आपको गहमा गहमी फिलहाल दिख रही है, क्योंकि अभी रुझान आने शुरू हुए हैं? हाँ असीम जी, क्या गहमा गहमी दिख रही है पार्टी कार्यालय में? सर, ये मैं अभी झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में खड़ा हूँ। यहाँ काफी लोग जमा हैं, वो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कुछ एक घंटों में पार्टी प्रवक्ता विनोद जी रहेंगे। खड़ा करिए स्टैंड पर। ठीक है असीम, आप अपडेट लेते रहिए और जैसे ही कोई नेता वहां पहुंचते हैं तो उनसे हमारा संपर्क कराने की आप कोशिश कीजिए। आपके पास हम फिर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रोफाइल दिखाने के पहले मैम,
जिस तरीके से आप लोगों ने इनिशिएटिव्स लिया, आपका पर्सनली एक शहरी इलाकों में खास तौर पर बहुत बढ़िया गेस्चर भी था और एक इनिशिएटिव भी आपने लिया कि आप जितने भी जो शहरी क्षेत्र के आजकल क्योंकि अपार्टमेंट कल्चर है, आपने लोगों के साथ लगातार संवाद किया, उनके घरों तक पहुंची आप, उसके बाद लोगों को जो सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हो, अध्यक्ष हो, उनके साथ आपने लगातार संवाद किया। तो किस तरीके से लगता है कि आप माहौल बनाने में सक्सेस हुई? इसका परिणाम रहा कि शहरी इलाकों में इस बार मतदान मिला जुला कर ठीक हुआ। जी बिल्कुल, देखिए शहरी क्षेत्रों में एक चुनौती हमेशा से रहा है। शहरी क्षेत्रों में क्योंकि सबसे पहले तो बीएलओ जनरली उस एरिया की नहीं रहती, ग्रामीण क्षेत्र में बीएलओ उसी गांव की है, तो वो सभी वोटर्स को पर्सनली जानती है। तो शहरी क्षेत्रों से जब हम लोग ने बीएलओ से इंटरेक्ट किया तो उनकी समस्याएं पता लगी कि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन उस एरिया में रह रहे हैं। इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और बहुत तरह के एप्रीहेंशंस भी रहते हैं लोगों के। कई बार बीएलओ जाती थी तो लोग अपना दरवाजा तक नहीं खोलते थे। तो ये सब प्रॉब्लम जब उन्होंने बताई तो इसीलिए अर्बन की जो टीम्स हैं, अर्बन में सफाई सुपरवाइजर्स हैं, उनके वार्ड सुपरवाइजर्स हैं, उन सबके साथ बीएलओ सुपरवाइजर को टैग किया गया ताकि हर घर तक उनकी रीच बढ़े। तो सबसे पहले मतदाता सूची में सबका नाम जोड़ने के लिए सबका सहयोग लिया गया। उसके बाद लोग अपना नाम मतदाता सूची में वेरीफाई करें, आई एम अ वेरीफाइड वोटर के कैंपेन में उनका सहयोग लिया गया। और अल्टीमेटली जो वोटिंग डे है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता वोटिंग करने के लिए बूथ पे आएँ, इसके लिए सबको मोटिवेट करने के लिए भी उनका कॉपरेशन लिया गया। अर्बन एरिया में जैसे अपार्टमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो सेक्रेटरीज हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया गया। जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा नियमित बैठक होती थी उनके साथ, ताकि वो अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी उस दिन आके अपना वोट डालें, इसके लिए वो लोग मोटिवेट करें। इसलिए हमें लगता है कि अर्बन एरियाज़ में क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे इस बार कैंपेन्स किए गए हैं ताकि ज़्यादा हमारे वोटर्स, क्योंकि अर्बन एरिया में कहा जाए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो लोग उतना ज़्यादा मतलब एपैथी है वोटर्स की ना। अर्बन एरिया में कुछ उस तरह से संरचनाएं हैं जो उस तरह से डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, तो वो इनहेरेंट चैलेंजेस थे उसके, तो उसे थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो जिसमें अर्बन और रूरल दोनों विंग्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हमें लगता है ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि अर्बन वोटर्स इस बार अधिक संख्या में आए। टर्न आउट इस वजह से हुआ है, ठीक है। अब और भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको चलते हैं सेबू और चाईबासा से हमारे संवाददाता दिलीप बनर्जी जुड़ रहे हैं। क्या कुछ काउंटिंग की प्रक्रिया वहां पर चल रही है और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने स्मूथली काउंटिंग के इंतजाम किए हैं, ये हम अपने संवाददाता से अपडेट लेंगे। दिलीप जी, किस तरीके की तैयारियां दिख रही है और क्या कुछ गहमा गहमी वहां पर नजर आ रही है और क्या कुछ रुझान भी आपके सामने आने शुरू हुए हैं क्या? जी नहीं, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि तैयारियां तो बहुत अच्छी तरह से की गई हैं। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है यहाँ पे और कोई रुझान अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। और अभी हम कैसे बुला सकते हैं उनको? तक कोई सूचना भी आई नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, लेकिन बुला दिए। विनोद जी किस तरीके से आपके यहाँ कोई कैंडिडेट जो दोनों वो क्या मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं और प्रशासन क्या जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी वही है? यहाँ जो मुख्य लड़ाई है वो भाजपा और झामुमो के बीच है। भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा और झामुमो की प्रत्याशी दोनों इस वक्त मतगणना केंद्र में मौजूद हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है गहमा गहमी से ज्यादा यहाँ खामोशी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ टक्कर जो है कांटे की है। कहा नहीं जा सकता कि परिणाम किसके पक्ष में आएगा। जी आनंद जी, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि अभी फिलहाल चाईबासा में कोई गहमा गहमी नजर नहीं रह रही है, उससे ज्यादा वहाँ खामोशी नजर आ रही है और कांटे की चूंकि टक्कर है। तो क्या कुछ आपको लग रहा है उस सीट पे थोड़ा एक बार फिर, क्योंकि हम इसको हाई प्रोफाइल सीट मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने गीता कोड़ा को कांग्रेस से अपने पाले में लेकर आई है। और एक हमेशा से कहा जाता है कि देखिए, जो पूर्वी भारत हो चाहे सेंट्रल भारत हो, इन जगहों पर कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो वहां पर हो जनजाति की आबादी बहुत ज्यादा है, तो क्या वो एक बड़ा फैक्टर वहां पर है क्या? इस वजह से शायद गीता कोड़ा को अपने पाले में लाने की बीजेपी पहले से भी कोशिश करती रही है। डेफिनेटली, मतलब गीता कोड़ा और कहे कि मधु कोड़ा जो है ना, वो तो मतलब सामने मधु कोड़ा है, तो मधु कोड़ा के पुराना आधार जनाधार रहा है और हो के कारण ही रहा है, वो बेल्ट होने के कारण। और मधु कोड़ा सांसद भी वहां से रहे और निर्दलीय चुनाव जीते भाजपा से आउट होने के बाद भी, जिसमें भाजपा के पुराने कैडर के तो लोग रहे ही हैं। हाँ, तो वो उनका पुराना है, तो ये चीजें सही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो चाईबासा में अभी जो चीजें हैं ना, वो ग्राउंड में ये है कि वहाँ
जेएमएम के जो विधायक है उनका स्टेक फंसा हुआ है, जैसे दीपक बिरुआ मंत्री बन गए। अब जेएमएम अगर वहां परफॉर्म नहीं करती है तो वो स्टेक जो है सो वहां के विधायकों का एक मनोवैज्ञानिक दबाव में, तो जो खामोशी आपको अभी दिख रही है वो खामोशी दरअसल जो चीजें वहां पर इतनी घटित हुई और इतनी तगड़ी फाइट हुई है ना, तो सारे लोग पसोपेश में हैं कि मैंने होना क्या है। कांग्रेस वाले पूछेंगे आपसे कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। हाँ, भाजपा में भी वही स्थिति है, भाजपा के लोग कैंप करके आए, उनको पता नहीं कि वोटर्स किस फूट में, तो बड़ा ही जिसको कहे ना कि वहां के वोटर्स भी बहुत चालाक है। मुझे ये लगता है पूरे कंस्टिट्यूएंसी में बड़ा ही तरीके से वोट किया, निकल गए, और पार्टियों को भी इसका एहसास नहीं हो रहा कि आखिर है किधर ये लोग। तो उस लिहाज के साथ साथ अब सीएम के लिए भी ये मानते हैं कि उनकी साख पे भी यहाँ पे बट्टा लग सकता है अगर कुछ उलटफेर की स्थिति होती है, क्योंकि देखिए खूंटी का इलाका वो भी सरायकेला का क्षेत्र में आता है और साथ ही साथ सिंहभूम का इलाका, तो ये एक तरीके से जो कोल्हान का गढ़ है वो हमेशा से माना जाता है कि जेएमएम या कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो इस बार अगर कुछ उलटफेर होता है तो हमको लगता है कि सीएम पे भी सवाल उठ सकते हैं क्या? सीएम का तो सही आपने कहा कि वो पूरा इलाका, आप हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन जो चेहरा बने मुख्यमंत्री के तौर पर, तो यहाँ पर केवल चंपई सोरेन का नहीं है, यहाँ कल्पना सोरेन का भी जो कहे कि एक पूरा दाव है, जो पहली पॉलिटिकल कैरियर की जो शुरुआत है उनकी, और भी शुरुआत एक लीडिंग रोल से है। केवल अपनी सीट निकाल लेना गांडे भर का बात नहीं है। जब आप हेमंत सोरेन की जगह पर कैंपेन को संभाल रहे हो तो ये उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और पॉलिटिकल स्टार कैंपेनर रही है। तो ये आपका इशारा सही है कि अब वहाँ उस सीट, एक जो बार बार हम लोग चाईबासा की बात कर रहे हैं, तो चाईबासा सीट, खूंटी सीट, ये ऐसी सीटें हैं उन इलाकों की जहां से जेएमएम का कहे कि उसका पौधा, उसका वृक्ष बनना जिसको कहते हैं, जेएमएम जिस तरह से यहाँ शिबू सोरेन के जमाने से जो रहा, तो वो सारी सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उस लिहाज से। और निसंदेह चंपई सोरेन का भी देखिए अब बहुत कुछ तस्वीरें दिखने भी लगी है, तो थोड़ा दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है। चर्चा को हम लोग थोड़ी देर और आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कोडरमा से हमारे पास इलेक्शन ब्रेकिंग आना शुरू हो गया है। अन्नपूर्णा देवी जो भाजपा की प्रत्याशी है वो आगे चल रही हैं, और अन्नपूर्णा देवी चूंकि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो एक तरीके का वो भी माना जाता है कि अगर मंत्री कोई पीछे हो जाता है या वो हारने की स्थिति में होती है तो सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो ठीक नहीं रही। वैसे में अभी तक तो जो लग रहा है एनडीए और भाजपा के लिए अच्छे रुझान है झारखंड के लिए, कि पहला जो हमारे पास और दूसरा विष्णुदयाल राम जिसके बारे में आप बोल रहे थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट है, तो वो सीट दिख भी रहा है और वहां से जो रुझान आ रहा है हमारे पास, रांची से संजय सेठ भी आगे नजर आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी झारखंड की जो 3 सीटों के रुझान हमारे सामने आए हैं उनमें तीनों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और चौथी सीट धनबाद भी आ गई है जहां से ढुल्लू महतो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सीट है और इसकी खूब चर्चा हुई है। आनंद जी हम उस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर ढुल्लू महतो कैसे आगे चल रहे हैं, इस पर भी जानेंगे। और राजमहल विजय कुमार हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी आगे चल रहा है। ये माना जा रहा था अभी तक जिस तरीके का एक रहा है और जो आकलन है उसी तरीके का कुछ रुझान भी देखने को मिल रहा है। सुखदेव भगत, ये जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि चमरा लिंडा फैक्टर कितने कामयाब यहाँ हो सकते हैं, उसकी झलक हो सकता है कि जैसा मैंने आपको कहा भी कि इस बार बहुत बड़ा फैक्टर वो नहीं बने, क्योंकि बिशनपुर में ही वो पीछे रहे जी, तो वो देखिए वो चीजें दिख रही है सीटों में कि सुखदेव भगत यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो झारखंड की 5 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी लोहरदगा में सुखदेव भगत आगे चल रहे हैं। लगातार हम अपडेट लेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं हजारीबाग से वो रिपोर्ट जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया दांव खेला है और वहां पर कांग्रेस ने भी एक तरीके से विधायक को प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनको अपने पाले में लाकर वहां पर कैंडिडेट बनाया है। तो क्या कुछ समीकरण है, क्योंकि इस सीट के बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी काफी खलबली मची हुई है और उसके बाद उनके पुराने कैडर के लोग थे उनको कुछ इन्होंने मेमो भी जारी किया है। देखते हैं हजारीबाग की सीट का हाल। हजारीबाग लोकसभा चुनाव में जिन 2 उम्मीदवारों के बीच इस बार सीधी टक्कर की उम्मीद है वे दोनों ही निवर्तमान विधायक हैं। भाजपा ने मनीष जायसवाल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने इस बार निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल पर भरोसा जताया है, वहीं भाजपा की अवस्थित है। इस लोकसभा क्षेत्र में पूर्व में हुए चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई का दबदबा दिखा है। इस संसदीय क्षेत्र में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच
चुनावी घमासान की प्रबल संभावना दिख रही है। वैसे यहां से कई अन्य प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी मैदान में जय पराजय का खुलासा बस अब होने ही वाला है। चलिए, हजारीबाग का क्या समीकरण है वहां पर हमारे संवाददाता गौरव है, उनसे भी हम जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे दुमका संवाददाता जुड़ गए हैं, आर के नीरज। दुमका से जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण वहां पर है और किस तरीके से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। नीरज जी, क्या कुछ गहमागहमी आपको वहां दिख रही है और क्या किसी कैंडिडेट से बात हुई है? कितने यहाँ मतगणना के लिए जी कुल 24 राउंड यहाँ चलेगा। 90 टेबल बनाए गए हैं। अभी तो जो शुरुआती दौर में करीब 6000 डाक के मत हैं और करीब 500 होम वोटिंग के हैं। तो इनकी गिनती है और इसके बाद शुरू होगा जो ईवीएम की गिनती की शुरुआत होगी। और यह सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन के बीच है। इसी समीकरण के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। 8 बार अगर हम देखें 1980 के बाद से तो 8 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से सांसद अपना देता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 बार यहाँ से अपना सांसद दिया है। पिछली बार भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। अब देखना होगा कि इस बार इन दोनों के बीच मुकाबला क्या रहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। चलिए ठीक है, आप आर के नीरज नजर उस पर बनाए रखिए। आपसे फिर हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। मैम, किस तरीके से जो चुनाव आयोग ने आज काउंटिंग को लेकर तैयारियां की है, क्या बहुत संख्या में मतदान जो आपके काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग करने वाले पर्सनल्स हैं उनको लगाया गया है, इलेक्शन सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, तो किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि काफी संख्या में लोग और उनके समर्थक भी वहां पर जुटते हैं, तो उस लिहाज से ताकि किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग नहीं हो, तो किस तरीके का इंतजाम वहां किया गया है? जी देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक काउंटिंग सेंटर है जिसमें आज काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग सेंटर में 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम रहता है और इन टियर्स ऑफ सिक्योरिटी से काउंटिंग सेंटर तक आने के लिए एक वैलिड आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, वैलिड पास होना चाहिए। तो क्योंकि हमेशा से इलेक्शन एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है, तो ऐसे में कैंडिडेट्स के भी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें भी पास दिया गया है। मीडिया को भी कुछ तरह के पासेस मिले हैं और इसी तरह से जो हमारे काउंटिंग पर्सनल हैं उनका भी वैलिड आईडीज है। तो प्रॉपर जांच के बाद ही काउंटिंग सेंटर में एंट्री का परमिशन मिलता है। और काउंटिंग सेंटर में भी एक लिमिट है जहां तक सब लोग आ सकते हैं। उसके बाद फिर अंदर सिर्फ काउंटिंग पर्सनल ही रहते हैं ताकि उन्हें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं हो अपनी एक्टिविटी में। बाकी सब काउंटिंग एजेंट्स उनके बाहर एक मैश रहता है उनके अराउंड, जिसके बाहर सब काउंटिंग एजेंट्स हैं जो राउंड वाइज अपने टैबुलेशन करते रहते हैं। तो सब तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ किए गए हैं और सब काउंटिंग सेंटर्स पे एक मीडिया सेल भी है जिसमें जिस भी तरह का ब्रीफिंग है आफ्टर एवरी राउंड जो अनाउंस करना है तो मीडिया सेंटर में जाके उसका अनाउंसमेंट किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो मतगणना केंद्रों पर की गई है। मैम से कई और भी अभी चीजें हैं जिसको लेकर कि एक तरीके के लोग जो होते हैं, आम पब्लिक जो होते हैं, उनके कई तरह के शक सुबह भी होती है कि अगर काउंटिंग में पहले राउंड की काउंटिंग हो गई तो दूसरे राउंड की काउंटिंग के पहले के बीच का गैप क्या होता है। ये कई तरह की चीजें लोगों के मन में हुई और सारी आज भ्रांतियां भी दूरदर्शन आपको दूर करेगा। और जो बेवजह कहीं व्हाट्सएप ग्रुप के जो फेक न्यूज चलते हैं उसमें कई तरह की गलतफहमियां भी पैदा होती है, उन तमाम चीजों को भी हम दूर करेंगे। लेकिन चूंकि हम हजारीबाग का समीकरण अभी समझा रहे थे तो आनंद जी के पास कुछ देख रहे हैं कि मोबाइल पे डाटा भी आना शुरू हो गया है कि कहाँ कुछ समीकरण क्या कुछ चल रहा है। हजारीबाग क्या कुछ कितना हाई प्रोफाइल, क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक नया दाव खेला है। जयंत सिन्हा सिटिंग एमपी को बैठा दिया और मनीष जायसवाल विधायक पर उन्होंने दाव खेला है। देखिए दिवाकर जी, इसमें ऐसा था कि जब टिकट बट रहा था भाजपा के अंदर तो जयंत सिन्हा को लेकर के एक मर्मरिंग था फील्ड में। तो मतलब जो नीचे के ग्रास रूट कार्यकर्ता हैं बहुत कनेक्टिव नहीं रहे, बहुत दिल्ली रहे, ये सब चीजें सारी चीजें थी उनको लेकर के। और उसके बाद भाजपा के अंदर मनीष जायसवाल का नाम बहुत तेजी से उभरा और मनीष जायसवाल एक मजबूत दावेदार वहां दिखे। और जेबी पटेल के भाजपा में से छोड़कर कांग्रेस जाने की पृष्ठभूमि वो तैयार हो गई थी जब वो प्रतिपक्ष का नेता का मामला आया, जब अमर बाबू को बना दिया। आपके भी जेहन में होगा, मैं आपको उस समय से उनका भाजपा के अंदर किचकिच शुरू हुआ। वो मान के चल रहे थे कि प्रतिपक्ष का नेता मैं बनूंगा, ऐसा उनको कहीं से आश्वासन मिला होगा। वो सारी चीजें हुई तो एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई और जेपी पटेल जो है सो चले गए कांग्रेस के पाले में। और कांग्रेस के पास भी फैक्चुअली मैं बताऊं कि हजारीबाग में कैंडिडेट नहीं था जी। हजारीबाग में जो चीजें आप देखे होंगे तो हजारीबाग के अंदर कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं था। वो सौरभ जो क्या नाम था उनका, जो पहले चुनाव लड़े थे
पहले लड़ते रहे, राज परिवार के जो थे, वो भी तैयार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, और सारी चीजें थे। मनोज यादव पहले से भाजपा जा चुके थे, तो कैंडिडेट था, लेकिन एक हायर एंड फायर में कांग्रेस को एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया जो आज हजारीबाग में एक हाइप क्रिएट किए हुआ है। तो वो सीट भी अमूमन सेफ सीटों में से रही है, तो लड़ाई है वहां दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को ये खतरा नहीं है मनीष। एज भाजपा को ही मिलना है। तो भाजपा को ही एज यहां पर मिलना है, और जिस तरीके से चुनाव समीकरण आ रहा है और जो डाटा स्क्रीन पर आ रहा है वो भी एक बार बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 बज चुके हैं और अब तक का जो रुझान है उसमें 192 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, और इंडिया गठबंधन भी 131 सीटों पर आगे है, और अन्य के खाते में 10 सीट जो है उस पर बढ़त बनाए हुए। तो अभी तक जो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा है वो उनके, हमको लगता है उनकी सोच से ऊपर नजर आ रही है। हालांकि अभी तक जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी 174 और कांग्रेस 60 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक जो लगातार शुरू से ही आनंद जी एक बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो बेहतर परफॉर्म करेगी और कांग्रेस इस बार हो सकता है कि 3 डिजिट का आंकड़ा छू ले। लग रहा है कि शुरुआती आंकड़ों में ये चीज आगे बढ़ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आनंद जी। लेकिन चलते हैं आपको जमशेदपुर लेकर। हालांकि जमशेदपुर को भी माना जाता है कि भाजपा की ये सेफ सीट है। वहां पर हमारे सहयोगी राजेश कुमार लाल दास जुड़ रहे हैं। दास जी, किस तरीके का अपडेट है और क्या कुछ गहमागहमी है मतगणना केंद्र पर? हाँ, धन्यवाद दिवाकर जी। लॉ नगरी जमशेदपुर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की गिनती समय से शुरू हो गई है। क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट से मतदान काफी हुआ है, इसलिए अभी तक उसका रुझान हमें नहीं मिल पाया। दूसरी ओर 8:30 से ईवीएम की भी गिनती शुरू हो गई है जी। हम आपको बता दें कि 3 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था है, लोगों में काफी उत्साह है। खासकर यहाँ पर एनडीए गठबंधन भाजपा के उम्मीदवार विद्युत तोरण महतो और ईडी गठबंधन जेएमएम के उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक समीर मोहंती, इन दोनों के बीच ही टक्कर है। इसमें 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जमशेदपुर में अभी तक 2 बार के बाद तीसरी बार लगातार कोई सांसद नहीं रहा है, और इंडी गठबंधन के साथ यह है कि जो उम्मीदवार हैं समीर महंती, वो अभी निवर्तमान में बहरागोड़ा के विधायक थे और कोल्हान में एक भी भाजपा के विधायक नहीं है, तो उनको कुछ फायदा मिलेगा। हालांकि वो दोनों दल आशान्वित है, दोनों की तैयारी पूरी है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम बहुत सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी दिवाकर जी, चलिए थैंक यू। आपके पास फिर हम जुड़ेंगे, आप नजर बनाए रखिए, और जैसे ही आपके पास कोई रुझान आने शुरू होते हैं तो हमको अपडेट कीजिए, आपसे फिर हम जुड़ेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। गिरिडीह सीट का आपको हम प्रोफाइल एक बार दिखा देते हैं कि वहां पर किस तरीके का समीकरण रहा है और अब तक का जो इतिहास है वहां पर कि जो आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं किसने यहाँ पर परचम फहराया। तो एक छोटे से रिपोर्ट के जरिए देखते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, गिरिडीह का प्रोफाइल दिखाया जाए कि क्या कुछ वहां का समीकरण है और किस तरीके से जो गहमागहमी है वो आगे बढ़ रही है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का गठन देश के पहले आम चुनाव के समय साल 1952 में ही हो गया था। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पहले इस संसदीय क्षेत्र का चलिए ठीक है। अब आपको हम लेकर चलते हैं धनबाद, और धनबाद का प्रोफाइल भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो धनबाद सीट है, क्योंकि ढुल्लू महतो की खूब चर्चा यहां पर हुई है और लगातार एक माहौल, जब से उनको टिकट दिया गया था वो माहौल एक बार बनाने की कोशिश हुई थी कि धनबाद में क्या कुछ गतिविधियां इस बार हो सकती है, और कांग्रेस के कोटे में भी ये सीट गई है, तो क्या कुछ चुनावी परिणाम यहां हो सकते हैं और अब तक किस तरीके से एक्टिविटियां रही है वो हम जाएंगे। पहले लेकिन धनबाद का ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कौन धक करता है, इसका खुलासा आज की काउंटिंग के साथ थोड़ी देर में होने वाला है। इस संसदीय क्षेत्र से भाजपा के ढुल्लू महतो मतदाताओं के बीच हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों के अलावा कई अन्य प्रत्याशी भी धनबाद के चुनावी समर में मौजूद हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होने की उम्मीद है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र का गठन 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर हुआ है, जो बोकारो और धनबाद जिले में अवस्थित हैं। कोयला खनन क्षेत्र के रूप में
विख्यात इस संसदीय क्षेत्र में पिछली बार के 3 चुनावों में भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है। पूर्व के चुनावों में कांग्रेस, मार्क्सवादी और सीपीएम के सांसदों ने भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वर्तमान चुनावी संग्राम ने वोटरों ने किसे अपना योद्धा माना है, इसका खुलासा जल्द होने जा रहा है। आनंद जी आपके पास पहुंचेंगे, धनबाद के बारे में जानेंगे और मैम ने जिस तरीके से वहां कैंपेन चलाया था, क्योंकि धनबाद में भी हमेशा से एक दाग रहा है कि शहरी इलाके के वोट निकलते ही नहीं है करने के लिए। इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं जेएमएम कार्यालय, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी असीम। असीम जी, किस तरीके से कुछ गहमा गहमी बढ़ी या अभी भी खामोशी नजर आ रही है जेएमएम कार्यालय में? नहीं सर, धन्यवाद सर। यहाँ अभी भी कम लोग हैं, काफी कम लोग हैं, और मैंने कोशिश किया संपर्क करने का पार्टी प्रवक्ताओं से जी, लेकिन उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ अभी कंप्लीटली शांति है, अभी भी शांति है। तो चलिए आप नजर लगातार बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि जब भी इनके कार्यालय प्रमुख पहुंच जाए तो उनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी नजरें अभी तक दिख रही है क्योंकि उनके कोई भी प्रत्याशी आगे नहीं चल रही है, तो शायद इस वजह से जेएमएम कार्यालय में शुरुआती दौर से ही खामोशी दिखनी शुरू हो गई है। तो चलिए हम चलेंगे वहां पर। मैम, आपसे धनबाद शहर पे जिस तरह से रांची पे दाग है, उसी तरीके से धनबाद पे भी दाग रहा है कि शहरी इलाके के वोटर नहीं निकलते हैं वोट करने। आपने बहुत प्रयास किया, क्या कुछ लगा कि सफलता मिली इस बार? जी बिल्कुल, देखिए शहरी क्षेत्र में जिस तरह से आपसे समस्याओं के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बहुत वेब होता है प्रॉब्लम्स का, है ना, जिस वजह से बीएलओ का एक्सेस हर हाउस होल्ड तक नहीं है। तो जहाँ पे हम लोग नगर निगम या म्युनिसिपल बाकी बॉडीज का कॉपरेशन ले रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पीएसयूज का भी रहता है। जैसे रांची में कौन का कॉपरेशन लिया गया है जो उनकी कॉलोनीज हैं, इसी तरह धनबाद में सीसीएल बीसीसीएल का भी कॉपरेशन लिया गया है ताकि उनकी कॉलोनीज में जो लोग रह रहे हैं उन तक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग सेटअप कर सकें, क्योंकि मतदाता पर्ची का वितरण एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वीप कैंपेन माना जाता है जिसमें हम लोग हर वोटर तक पहुंचते हैं। तो वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन में उनके एम्प्लॉइज के द्वारा बीएलओ के साथ एक ग्रुप बना के वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया गया है, जिसमें इस बार हम लोग पहले के समय से ज्यादा अधिक वोटर्स तक पहुंच सके हैं। तो जिस तरह से रांची में हुआ है, इसी तरह से धनबाद में इस बार एक बार नई पहल भी की गई कि इस बार जो मतदाता पर्ची का काम था वो सिर्फ बीएलओ ने ही संभाला एक तरीके से। सारे बीएलओ, पहले क्या थे पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग ले जाकर घरों में पहुंचा देते थे। तो इस बार लगता है कि आपने लोगों ने जो प्रोसेस किया उसके जरिए घरों तक पहुंचा बीएलओ के जरिए मतदाता पर्चे। पहले ये होता था कि लोगों के पास मिलते नहीं थे। और एक चीज जो सवाल इस बार भी इलेक्शन कमीशन पर उठे कि बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि धनबाद हाई प्रोफाइल सीट है और ढुल्लू महतो की खूब चर्चा हुई है, क्या आनंद जी क्यों सरयू राय इतना ढुल्लू महतो के खिलाफ माहौल बनाए और अंत में लगा कि मैदान छोड़ के खुद ही भाग गए? क्या हुआ? वो देखिए, एक तो मामला भाजपा के अंदर से ही था जी कि जब जैसे ढुल्लू महतो के सीट को लेकर टिकट जब मिला तो बहुत विरोध था। उस कहां से शिफ्ट हुआ, देखिए पीएन सिंह की जगह रही हो, पीएन सिंह सौम्य सरल जो जितना उनके लिए आप वो क्या कहते हैं इसको एडजेक्टिव लगा दीजिए, सब उनपे फिट बैठता है। कैसे जो उनके उसका सक्सेसर थे। तो और ढुल्लू महतो का तो पुराना इतिहास रहा है वहां पर अपने हिसाब से। तो खास करके जो व्यवसायी वर्ग था वहां पर धनबाद के अंदर, उनके अंदर एक रिएक्शन था भाजपा को लेकर किसको टिकट दिया, जो ढुल्लू महतो की अपनी छवि। तो ढुल्लू महतो उसको बहुत हद तक कितना पार्ट पाए नहीं, लेकिन ढुल्लू महतो के साथ वहां का ग्रामीण वोटर था जो दिखता है, मतलब जो उनका जो अपना क्षेत्र बागमारा तो चूंकि धनबाद में आता नहीं, वो गिरिडीह का हिस्सा है, लोकसभा गिरिडीह में पड़ता है वो। लेकिन जो उनका ग्रामीण इलाका का वोटर था वो कुछ हद तक था। सरयू राय को वहां हाइप क्रिएट करने की कोशिश किया उन्होंने, और उसको लगातार कैंपेन किया, एंटी ढुल्लू कैंपेन। तो उनको लगा कि भाजपा बैकफुट पर आएगी, लेकिन भाजपा उस जब टिकट दे चुकी थी ढुल्लू महतो को, तो वो एक सेंस नहीं बनता था उनके लिए कि हम टिकट वापस लें या कुछ करें। तो एक लड़ाई रोचक हुई, उसको माने पूरे ढुल्लू वर्सेस वो मामला बना, और फिर वहां से कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को दिया है टिकट। अच्छा फाइट किए हैं, लेकिन वो धनबाद एक ऐसी सीट है जिसमें पीएन सिंह ने जो देश के जो टॉप 10 मार्जिनल जिसमें मार्जिन भाजपा जीती थी, जो बढ़त बना करके जिसमें टॉप 10 सीटों में आप कहेंगे कि देश भर के अंदर उसमें धनबाद एक सीट ऐसा था जहां मतलब समझिए कि जो मोदी जी का जो सीट है बनारस, उसके आसपास का विनिंग जो उससे ज्यादा का विनिंग लेकर के पीएन सिंह वहां आए थे। 4,80,000 के आसपास वो 5 लाख 6 लाख का वो मिली। तो वो बहुत ही मजबूत इलाका रहा है भारतीय जनता पार्टी। और अगर मार्जिन कम होती है ना
तो मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत रूप से कि इन चीजों को भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए एकदम सेंसिटिव रूप से मेरा ये होगा कि आप जिस सीट पर 5 लाख 6 लाख वोट से जीतते हो और वहां आपको लाख 1.5 लाख में या फिर 1 लाख से नीचे के लिए संघर्ष करना पड़े, सीट का परिणाम थोड़ी देर में आ जाएगा, तो ये चीजें हैं जो बहुत सही अच्छे संकेत नहीं है उन इलाकों के लिए भाजपा के पर्यटकों में। क्या ऐसा होता है क्या आनंद जी कि परंपरागत सीट अगर किसी पार्टी का है तो सोचता है अगर किसी को भी दे देंगे तो हम जीत ही जाएंगे, क्या वोटर नहीं ऐसा कतई नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं होता। और इसका आप देख लीजिए ये झारखंड में अमेठी और रायबरेली मैं कहूँ माइक्रो लेवल पर चले जाए तो ये ऐसा जगह है जहाँ से 2 बार शिबू सोरेन हारे, जहां से रघुवर दास हारे। हाँ, तो मैंने स्टॉलवर्ट हारते नहीं, ऐसा नहीं। और दूसरा ऐसा कि आप किसी को परमानेंट जमीन मान लें, ये भी कोई राजनीति में परिभाषा गढ़ी नहीं जा सकती। जनता के मन को पढ़ना किसी के लिए संभव नहीं है। चलिए ठीक है, चर्चा हम करते रहेंगे लगातार। और रांची का प्रोफाइल दिखाते हैं कि रांची में संजय सेठ को यशस्विनी सहाय ने कितना टक्कर दिया है, क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रही है और एक तरीके से घर में सीट गया है, क्योंकि सुबोध कांत सहाय रांची को कई बार वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और केंद्र में उन्होंने मंत्री की भी जिम्मेदारी पद की निभाई है और एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि हमेशा से रही है। और ऐसे में कांग्रेस में कहा भी जाता है कि परिवारवाद कुछ ज्यादा ही हावी होता है, वो कुछ झलक रांची में भी देखने को मिला है और रांची में उन्होंने अपने ही परिवार में टिकट दिया है। तो क्या कुछ वो टक्कर दे पाई है संजय सेठ को, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रांची लोकसभा सीट का राज्य की राजनीति में खास मुकाम है। इस प्रतिष्ठित सीट पर जीत के कई मायने हैं। इस संसदीय क्षेत्र का फैलाव 2 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों में है। सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांकी विधानसभा क्षेत्र रांची जिले का हिस्सा है। वहीं ईचागढ़ विधानसभा इलाका सरायकेला में पड़ता है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो रांची संसदीय क्षेत्र का भाजपा के सांसदों ने आधा दर्जन बार प्रतिनिधित्व किया है। वहीं कांग्रेस को भी यहां की जनता ने कई बार मौका दिया है। 24 के दंगल में इस बार भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ मतदाताओं के बीच हैं। कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को मौका दिया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की सुपुत्री हैं। संजय सेठ जहां साल 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में हैं, वहीं यशस्विनी सहाय के समक्ष अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। रांची में 25 मई को हुए मतदान में वोटर अपना निर्णय सुना चुके हैं। अब बारी है काउंटिंग के साथ खुलासे की। रांची लोकसभा सीट पर वैसे 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आनंद जी, किस तरीके से रांची की जो सीट है उस पे आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि रांची शहरी इलाके का सीट है, राजधानी का सीट है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ भी रहा है। रामटहल चौधरी दशकों तक जीते रहे, यहां से जीतते रहे। उसके बाद संजय सेठ पर पिछले बार इन्होंने दाव खेला, वो भी बहुत ही बड़े अंतर से जीते थे। इस बार क्या कुछ लगता है कि यशस्विनी सहाय उनका खेल बिगाड़ने में कुछ सक्षम होगी? नहीं, देखिए जो पिछले का जो मार्जिन हम बता रहे हैं कि हर सीट पर मार्जिन तो घटना है लगभग सीटों पर जी। और यहाँ एक फैक्टर जो हमको घूमने पर लगा, ये जो खत्यानी पार्टी से जो देवेंद्र महतो यहाँ खड़े थे तो कुछ ग्रामीण इलाकों में वोट काटा है। और वो क्या होता है ईचागढ़ वाला जो मामला है जहाँ 75% वोटिंग गया है, उस इलाके में देवेंद्र को अच्छा खासा वोट मिला। तो एक फैक्टर है वो काउंटेबल होगा केवल कि उनका 1 लाख वोट आता 1.5 लाख। राजनीतिक रूप से फिर विश्लेषण की बात होगी कि उधर जयराम मत तो गिरिडीह में, इधर ये फिर हजारीबाग में, और तो ये तो अलग मामला है वो विश्लेषण है। लेकिन वो कोई फैक्टर हार जीत में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ये कंफर्ट सीट है भाजपा के लिए बेसिकली, जो शहरी इलाके में है खास करके, और फिर देहात में भी जो सुरेश महतो का साथ है इनको, तो सिल्ली भी इसी में पड़ता है। तो कंफर्ट सीट है भाजपा के लिए। मार्जिन घट आगे पीछे होने के चांस है। मैम, किस तरीके से हम अगर अपने दर्शकों को समझाएं कि ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया होती है ये किस तरीके से चलती है? जैसे सबसे पहले बोला आपने कि पोस्टल बैलेट की गिनती हमने लोगों ने रखा कि 8 से 8:30 बजे के बाद हम लोग नॉर्मल ईवीएम की काउंटिंग शुरू करेंगे। तो उसमें क्या कुछ है? अगर किसी को कोई शक होता है कि भाई ईवीएम में
ठीक से गिनती नहीं हुई है, तो क्या कुछ प्रक्रिया होती है, या कैंडिडेट की तरफ से या उनके जो समर्थक होते हैं वो बाहर में हंगामा करने लगते हैं, या इस तरह की चीजें होती है, तो उसको किस तरीके से इलेक्शन कमीशन एड्रेस करता है? जी 8 बजे से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से प्रारंभ किया जाता है, पर वो 8:30 के बाद भी कंटिन्यू रहती है। तो 8:30 के बाद पैरेलली पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी हो रही है और ईवीएम की काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे आपको बताया कि राउंड वाइज जो टेबल्स पे ईवीएम्स आते हैं, तो एक राउंड का ईवीएम का काउंटिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही अगले राउंड का ईवीएम उस काउंटिंग हॉल में अंदर आता है, ताकि ईवीएम मिक्सिंग का इस तरह का भी किसी तरह का शिकायत नहीं रहे। तो एक बहुत ही डिमार्केटेड प्रोसेस है ना, जिस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चनेबल ये प्रोसेस नहीं है, बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाता है। पर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को या उनके एजेंट को लगता है कि किसी तरह का रिकाउंटिंग का आवश्यकता है, तो ईवीएम के साथ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वीवीपैट भी रहता है। तो वीवीपैट की स्लिप्स की काउंटिंग का भी प्रोसीजर रहता है। जैसे अगर सपोज कहीं पे अगर आपका रिजल्ट में आप डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले में कुछ डिस्प्ले में अगर कुछ इश्यूज हैं, आपका वहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वैसे यूनिट्स का भी वीवीपैट स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से उनका काउंटिंग किया जाता है। इसी तरह से अगर कैंडिडेट या उनके एजेंट अगर चाहते हैं, वो रिटर्न में एक कंप्लेंट देते हैं आरओ को कि हमें इस ईवीएम से इशू है, तो हम चाहते हैं कि इसका वीवीपैट स्लिप्स का काउंटिंग किया जाए। तो एक बार जब पूरा ईवीएम का काउंटिंग उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हो जाता है, उसके बाद फिर वहाँ के वीवीपैट स्लिप्स का काउंटिंग का भी प्रोसेस है ना। तो उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग के बाद वीवीपैट की स्लिप्स का काउंटिंग भी किया जाता है ना। इसके साथ ही अगर और किसी तरह का इशू है, जैसे अगर बिकॉज रैंडम चेक्स भी इसमें दिए जाते हैं, तो रैंडम चेक में जैसे ऑब्जर्वर रहते हैं, तो ऑब्जर्वर हर पीसी के लिए जो है वो भी रैंडमली ईवीएम्स को वेरीफाई करते हैं, ताकि किसी तरह का रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि है तो मशीन के माध्यम से हो रहा है, तो इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, किसी तरह का सब्जेक्टिविटी रहता नहीं है, बट फिर भी एक पूरा प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रैंडमली उनके द्वारा भी किया जाता है। और हर एसी का जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाता है, तो पर एसी 5 ईवीएम 5 वीवीपैट का काउंटिंग, ताकि रीवेरीफाई करने के लिए कि वो जो हमारी ईवीएम मशीन है और वीवीपैट स्लिप है, ये दोनों काउंटिंग एक साथ मैच कर रही हैं। तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 मशीन्स का ये काउंटिंग भी किया जाता है। तो मतलब इसको कहें कि आप तकनीक के साथ साथ मैनुअली भी चीजों को उतना ही मॉनिटर करते हैं और मैनुअली उसको देखा जाता है। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और अपने संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको अभी हम पहले एक बार रुझान बता देते हैं कि किस तरीके से हमारे सामने स्क्रीन पर जो रुझान आ रहा है। एनडीए गठबंधन 226 सीटों पर आगे है, इंडिया गठबंधन 181 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य के खाते में 18 सीट जाती हुई दिख रही है। साथ ही साथ कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक शुरुआती रुझानों में काफी अच्छा आनंद जी दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन से हो सकता है कांग्रेस भी सोच रही हो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। कम से कम 82 सीटों पर कांग्रेस सिर्फ आगे चल रही है और तो लगातार आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिवाकर जी इसमें जो देखिए हमारे पास आनंद जी वो भी आ गए कि कौन कैंडिडेट झारखंड में आगे चल रहे हैं। हाँ। तो इसको जरा हम लोग देख ले, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जोवा मांझी आगे चल रही है, जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे किस तरीके से। ढुल्लू महतो आगे चल रहे हैं धनबाद से और मथुरा प्रसाद महतो आगे चल रहे हैं गिरिडीह से, जिसकी चर्चा हो भी रही थी बीच में कि किस तरीके से वहां पर जयराम महतो ने खेल बिगाड़ा है। और ये जी विष्णु दयाल राम यहां आगे चल रहे हैं पलामू से। रांची में संजय सेठ आगे चल रहे हैं जी, और सुखदेव भगत लोहरदगा में आगे चल रहे हैं। जिस फैक्टर की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं वो फैक्टर अभी तक शुरुआती रुझानों में निश्चित तौर पर आनंद जी दिख रहा है। और दिवाकर जी देखिए जैसे 433 का काउंटिंग है हुआ है अभी 433-32, इंडिया गठबंधन 233 पर है और इंडिया अलायंस जो है 181 पर, अन्य को आ रहा है 18। अगर आप 18 और 81 जोड़ेंगे तो अराउंड 200 पहुंच रहे हैं और 235 मतलब अब तक का जो रुझान है बहुत क्लोज फाइट की ओर ले जा रहा है इंडिया गठबंधन। तो बहुत ही क्लोज फाइट की। मैम इलेक्शन कमीशन से हट के एक सवाल आपसे है सिंपल, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट तो इलेक्शन में होता ही होता है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है। आप भी चूंकि एक वोटर है तो उस लिहाज से जो पोल्स ऑफ पोल्स आपने देखा या जो दूसरे तरह के माहौल दिख रहे हैं, तो आप लोगों के मन में भी खूब चर्चा है इलेक्शन कमीशन दफ्तर में भी भाई किसकी सरकार बनेगी, या कहीं हम जाते हैं घर में भी चर्चाएं खूब होती है कि भाई किसकी सरकार बन रही है। तो क्या कुछ अभी तक जो नजर आ रहा है रुझान, कुछ आपके दिमाग का एक्सपेक्टेशन या जो आ रहा है आप लोग अभी देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं?
देखिए फ्रैंकली तो इलेक्शन कमीशन से हम लोग प्रोसेस की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, आउटकम डेफिनेटली होगा, बट आज का क्योंकि काउंटिंग का प्रोसेस सबसे ज्यादा क्रूशियल है, तो पूरा एनर्जी पूरी कमीशन का पूरे तंत्र का काउंटिंग प्रोसेस के लिए रहता है ना। आउटकम तो डेफिनेटली रहेगा ना, मॉक पोल्स वगैरह ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि एक्सपर्टीज इलेक्शन कमीशन का इस मैटर में नहीं है, तो इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट आज का हमारा जो मेन एम्फेसिस है कि हर कहीं काउंटिंग पीसफुली चले, क्योंकि दिस इज एन एंड टू अ मीन्स। जो पूरा अभी तक प्रोसेस हुआ है उसका एंड रिजल्ट काउंटिंग ही है, तो फलाफल पुला इसी पे निर्भर है। तो पूरा तंत्र फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट काउंटिंग प्रोसेस हो, इसी में लगा हुआ है। ठीक है मैम, आपसे आप लेंगे क्या आनंद जी? फाइट तो लग रहा है, पोल्स और पोल्स कहीं पिछड़ ना जाए, या जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि हमेशा डाटा सही नहीं होता है। हाँ, जो रुझान है, लेकिन देखिए एक चीज में दो बातें हैं। 237 एनडीए है, जैसा आप बार बार कह रहे हैं, भाजपा 206 है। मतलब एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं वो बहुत कुछ नहीं कर पाए, वही चीज। और भाजपा 207 का, भाजपा का एजम्पशन जो प्री पोल में था संभवतः 300 से 350 था। वो आंकड़ा भाजपा के लिए अब छूना मुश्किल लग रहा है, अगर ये रुझान है तो। रुझान, क्योंकि फिर मैं बार बार कहता हूँ कि लोकसभा का एक बड़ा दायरा होता है, काउंटिंग वो बहुत शिफ्टिंग होगा उस 12 बजे के बाद तक में। ये बहुत शुरुआती दौर है ये, लेकिन इस शुरुआती दौर का अगर आप आकलन करेंगे तो भाजपा बेहतर करता हुआ, लेकिन वो 300 तक का आंकड़ा छूना फिलहाल इस डिजिट से, रुझान से नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से भी हम चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब चूंकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे और रुझान चूंकि आने शुरू हो गए, तो हमारे साथ उनको भी हम अब जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको हम जो आंकड़े हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो हमने चर्चा किया, लेकिन जमशेदपुर का फिलहाल आपको एक हम प्रोफाइल दिखाते हैं, और इस बीच हमारे दूसरे मेहमान को हम स्टूडियो में जोड़ते भी हैं। जमशेदपुर के प्रोफाइल पे एक नजर डालते हैं कि वहां पर इस बार क्या कुछ चुनावी परिणाम रहेगा और यहाँ का इतिहास क्या कुछ रहा है। जी, लोहनगरी के नाम से विख्यात झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के चुनावी जंग में भाजपा ने एक बार फिर से निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो को अपना सिपह सालार बनाया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समीर मोहांती को जमशेदपुर के दंगल में उतारा है। यहां के आम चुनाव में कई अन्य प्रत्याशी भी मौजूद हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट से इस बार निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। वहीं झामुमो के समीर मोहांती भी मतदाताओं से आस लगाए बैठे हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र 6 विधानसभा इलाकों को जोड़कर बना है। साल 1957 से अब तक चुनावी क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद नापसंद समय समय पर बदलती रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले महाभारत टीवी सीरियल में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अदा करने वाले नीतीश भारद्वाज भी साल 1996 में यहां से सांसद बने थे। ये बातें अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। मतदाताओं ने इस बार किसे पसंद किया है, इसका पट्टाक्षेप थोड़ी देर में हो जाएगा। तो लगातार आप जमशेदपुर का प्रोफाइल अभी देख रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं और नए पैनल भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, और जो पॉलिटिकल रुझान है वो भी आने शुरू हो गए हैं। उनके नेता हमारे पास आ गए हैं। इस बीच हमारे पास इलेक्शन कमीशन की ओर से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा जुड़ी हुई थी। उन्होंने किस तरीके से समझाया कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है और किस तरीके से जो वो रुझान है वो आने शुरू हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके का इंतजाम किया था, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने जानकारी दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैम का कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मैम, आपने हमारे स्टूडियो में वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरे विस्तृत से ये जानकारी दी कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए किस तरीके से इंतजाम किया, मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए किस तरीके का प्रयास किया, और जो मतगणना की प्रक्रिया आज हो रही है इसी के साथ एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो भी आज शाम के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी, कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 महीने से एक कह सकते हैं दिन और रात करके चीजों को अंजाम दिया है, वो आज शाम काउंटिंग के बाद थोड़ा उनको रिलैक्स हो जाएगा। उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये 24/7 वाला जो वीक डेज और 24/7 का जो चल रहा था हैक्टिक शेड्यूल वो थोड़ा आरामदायक अब हो जाएगा।
तो मैम ने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को खूब सारी जानकारी भी दी। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दूरदर्शन के लिए। आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, दूसरे मेहमान को हम जोड़ रहे हैं, पॉलिटिकल थोड़ा हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा विराम और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो ये संग्राम है वो चल रहा है, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। कुछ हमारे पॉलिटिकल प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।